एपिसोड नंबर 301 की स्टार्टिंग होती है और आंटी मई वान बाई को एंटर होते हुए देख उससे कहती है वान बाई। और फिर सुयू मन में कहती है आखिरकार हमारा प्लान सक्सेसफुल हुआ। और फिर वो आंटी मई से कहती है आंटी मई आपको वान बाई से जो कुछ भी कहना है वो कह दीजिए और अब मैं आप दोनों को अकेला छोड़ती हूँ। ये कहकर वो रूम का गेट बंद कर देती है और मन में कहने लगती है वान बाई अब तो गेम शुरू हुआ है। और वहीं रूम के अंदर वान बाई वाइन की बोतल देख मन में कहने लगती है उन्होंने यहाँ वाइन तैयार करवाई है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पता है कि वो यहाँ क्या करने वाली है, लेकिन क्या वो ये सब काम अकेले करने वाली है। तभी वहाँ पर्दे के पास कुछ हिलता है और वानबी की नजर उस पे पड़ जाती है और वो मन में कहने लगती है लगता है कि पर्दे के पीछे यहाँ पर कोई है। फिर आंटी मई कहती है आओ वानबी बैठ जाओ, बैठ कर बात करते हैं। और फिर वानबी सोफे पर बैठती हुई कहती है सुयू ने मुझे बताया कि आपने मुझे यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि आप मुझसे माफी मांगना चाहती है, क्या ये सच है? फिर मई कहती है हाँ बिल्कुल वान बाई, लू के साथ जो कुछ भी हुआ उसके कारण मैंने तुमको गलत समझा और ये सब वजह से वान बाई तुमको बहुत ही ज्यादा परेशानी हुई। और अब मुझे इसका एहसास हो चुका है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। सच में वान बाई अब मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है। और फिर वान बाई कहती है अगर ऐसा है तो आप हमारे घर पर आ सकती थी, लेकिन इस तरह पार्टी में मिलना मुझे तो लगता है कि ये सब के पीछे और कोई कारण है। और फिर मई कहती है वो क्या है ना कि मुझे लगा कि तुम मुझे देखना भी नहीं चाहोगी जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया उसके बाद, और इसीलिए फिर मैंने सुयू से कहा कि मुझे तुमसे मिलना है और ये सब के पीछे और कोई कारण नहीं है, मैं तुमसे वादा करती हूँ वान बाई। और फिर वो मन में कहने लगती है क्या वो पहले से ही जानती है कि मैं उसके साथ क्या करने वाली हूँ। और फिर वान बाई कहती है अच्छा ऐसी बात है। और वहीं उसकी ये बात सुन मई मन में कहने लगती है उफ आखिरकार अच्छी बात है कि उसे कुछ पता नहीं चला। और फिर वान बाई खड़ी होती हुई कहती है अब जबकि आपने मुझसे माफी मांग ली है तो अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। तभी मैं उसका हाथ पकड़ती हुई कहती है रुक जाओ वान बाई, तुम अभी यहाँ से नहीं जा सकती। तब वान बाई हैरानी से कहती है पर क्यों? और फिर वो हल्की सी स्माइल देकर मन में कहने लगती है जैसे कि मुझे उम्मीद थी वो मुझे यहाँ से तब तक नहीं जाने देंगी जब तक वो मुझे यहाँ वाइन नहीं पिला देती। और फिर मैं कहती है वान बाई बात ये है कि मुझे इस बात की बहुत ही ज्यादा खुशी है कि हम दोनों के बीच की गलतफहमी दूर हो चुकी है, तो चलो एक साथ वाइन पीते हैं। फिर वान बाई कहती है मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत है, मैं आपकी ईमानदारी साफ रूप से देख सकती हूँ। और फिर मैं गिलास में वाइन निकालती हुई कहती है प्लीज वान बाई तुम मुझे मना मत करो। और वान बाई ये वाइन पीने के बाद हम सारी पुरानी बातें भूल जाएंगे और एक साथ एक नई शुरुआत करेंगे। और फिर वो मन में कहने लगती है वान बाई मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल गिलास बनाया है और मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये पसंद आएगा। और वान बाई मैं इसे कह रही होती है ठीक है अगर आप इतना कह रही है तो मैं इसे ले लेती हूँ। और फिर तभी वो चौंकने का नाटक करती हुई कहती है आखिरकार ये पर्दा क्यों हिल रहा है, क्या वहाँ उसके पीछे कोई है? वान बाई की ये बातें सुन में चौंकती हुई कहती है क्या? और फिर वो मन में कहने लगती है लगता है कि वान बाई ने चैन को देख लिया और वो पर्दे की ओर देखने लगती है। और तभी वान बाई ग्लास स्विच कर देती है और वहीं मई पर्दे को देखते हुए मन में कह रही होती है लगता है कि वान बाई को उससे शक हुआ होगा। और फिर वो उससे कहने लगती है कुछ नहीं वान बाई बस हवा के कारण वो पर्दा हिल रहा है और कुछ नहीं। और फिर वान बाई हंसती हुई कहती है हाँ लगता है कि आप सही कह रही हो और चलिए वाइन पीते हैं। तब मई कहती है हाँ जरूर चीयर्स। और फिर वो दोनों वाइन पीने लगते हैं और वाइन पीने के बाद वान बाई कहने लगती है इस वाइन का टेस्ट तो सच में लाजवाब है। तब मई कहती है हाँ मैंने इसे विदेश में खास तौर पर तुम्हारे लिए तैयार करवाया है वान बाई। और फिर वो मन में कहने लगती है वान बाई अब तुम बर्बाद होने वाली हो। और फिर वान बाई हैरानी से कहती है मिसेस मई मुझे लगता है कि वाइन में कुछ गड़बड़ थी, मेरा सर चकरा रहा है। और फिर मई वान बाई को संभालती हुई कहती है तो फिर वान बाई तुम यहाँ लेटकर थोड़ा आराम कर लो और चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास किसी को नहीं आने दूंगी। तब वान बाई कहती है ठीक है तो फिर मैं यहाँ थोड़ा सो जाती हूँ। और फिर मई कहती है चैन तुम अब बाहर आ सकते हो। और फिर चैन बाहर आती हुई कहता है बच गया, मुझे तो लगा कि वान बाई ने मुझे देख लिया। और फिर मई कहती है नहीं मेरी एक्टिंग इतनी बढ़िया थी कि वो मेरे द्वारा बेवकूफ बन गई। और वहीं चैन वान बाई को देख ब्लश करते हुए कहने लगता है आंटी सच में आप बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है और आपके बिना ये नहीं हो पाता। और फिर मई गुस्से से कहती है वान बाई अब पूरी तरह से अपना होश खो बैठी है और अब चैन तुम आगे बढ़ो। और मैं ये सब एक ही उद्देश्य कर रही हूँ ताकि मैं वान बाई की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचा सकूँ और लू का उससे बदला
बदला ले सकूं, समझ गए तुम। और फिर चेन कहता है चिंता मत करिए आंटी, मैं ये बात बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूँ कि मुझे क्या करना है, और खास करके वान भाई के साथ। और वैसे आंटी ये मेडिसिन का असर कब तक रह सकता है, और आंटी आपको इस बारे में पता होना चाहिए कि हमें काफी ज्यादा समय लगने वाला है, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरा काम होने से पहले वो जाग जाए। और फिर आंटी मई कहती है तुम इस बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि जितनी जरूरत थी मेडिसिन की मैंने उससे कहीं ज्यादा इस्तेमाल किया है उसके लिए। और फिर चेन कहता है आंटी मई सच में आप बहुत ही ज्यादा थॉटफुल है। और फिर मई वहाँ से जाने लगती है, और वहीं चेन वान भाई को देख कहने लगता है वान भाई आखिरकार वो समय आ ही गया जब मैंने तुमको पूरी तरह से पा लिया है। और चेन यान की ओर आगे बढ़ रहा होता है, और तभी अचानक यान जाग जाती है और उसको धक्का देकर उसे नीचे गिरा देती है। और चेन उसे जागता देख चौंकते हुए कहता है क्या, और वहीं आंटी मैं भी चौंकती हुए कहती है क्या, पर ऐसा कैसे हुआ यान, क्या तुमने वो नशीली वाइन नहीं पी, और आखिरकार तुम कैसे जाग सकती हो। तब वान भाई कहती है मैं इतनी जल्दी कैसे जाग गई, दरअसल बात ये है कि वो नशीली वाली वाइन मैंने पी ही नहीं। फिर मई कहती है इम्पॉसिबल, मैंने खुद तुमको वो वाइन पीते हुए देखा था। फिर वान भाई कहती है मई क्या तुमको ये पूरा यकीन है कि मैंने वो नशीली वाली वाइन पी थी। फिर मई हैरानी से कहती है क्या, आखिरकार तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, रुको ये क्या हो रहा है, मुझे चक्कर क्यों आ रहा है भला। फिर वान भाई कहती है ऐसा लगता है कि वो नशीली वाइन का असर अब चालू हो चुका है। और फिर मई कांपती हुई कहती है तुम बीच आखिरकार तुमने गिलास स्विच कब किए। और तभी अचानक मई नीचे जमीन पर गिर जाती है, और उसे ऐसे जमीन पर गिरता देख चैन कहने लगता है वान भाई हम दोनों ने तुमको कम आका, तुम तो बहुत ज्यादा चालाक निकली, और हम दोनों को इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम हमारा प्लान पहले ही समझ जाऊंगी। फिर वान भाई कहती है चैन अब तुम्हारे पास सिर्फ दो ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन कि तुम अपनी पूरी जिंदगी जेल में बिताओ, या फिर दूसरा ऑप्शन कि तुम अपने आगे अपने बॉस को कर दो, जिससे तुमको कम सजा पाने में मदद मिल सकती है। वान भाई की ये बातें सुन वो घबरा जाता है, और वहीं वान भाई वहाँ से घूम जाती हुई कहती है चैन मैं उम्मीद करती हूँ कि चंगम्यान के यहाँ आने से पहले तुम सही ऑप्शन चुनोगे। और फिर वो मन में कहने लगती है अगर चेन मुझे चोट पहुंचाता है तो मैं बाहर जाकर मदद मांग सकती हूँ, क्योंकि वो अभी वास्तव में हताश है। तभी चेन वान भाई का रास्ता रोकते हुए कहता है मैंने फैसला कर लिया है। और वहीं वान भाई हैरानी से मन में कहती है क्या। फिर चेन कहता है मुझे लगता है कि मेरे पास तीसरा ऑप्शन भी है जिसमें मैं खुद को तुम पर थोप दूं। फिर वान भाई कहती है चेन मैं तुमको चेतावनी देती हूँ, अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत करी तो चंगम्यान निश्चित रूप से तुम्हारी जिंदगी को और भी ज्यादा बदतर बना देगा। और फिर वो वाइन की बोतल उठाते हुए मन में कहने लगती है जैसे कि मुझे उम्मीद थी वो मुझे चोट पहुंचाएगा। फिर चेन कहता है अगर मैं तुमको छू या ना छू तब भी चंगम्यान मुझे परेशान करेगा। ये कैसा रहेगा कि चंगम्यान के यहाँ आने से पहले तुम मेरे साथ मजे कर लो क्यूट गर्ल, अगर तुम मेरे साथ कुछ समय बिता लेती हो तो फिर मैं मर भी जाऊँ तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर वान भाई बोतल उसकी ओर मारती हुए कहती है जैसे तुम्हारी मर्जी। इससे पहले वो कुछ कर पाती तभी वहाँ चंगम्यान आ जाता है गेट तोड़ते हुए। फिर कार कौन है वो जो ये सब करने की हिम्मत कर रहा है, और ये कहते हुए चंगम्यान चेन की धुलाई करना शुरू कर देता है। और वहीं वान भाई चंगम्यान को वहाँ देख खुश हो जाती है। और फिर चंगम्यान वान भाई को गले लगाते हुए कहता है वान भाई मुझे माफ करना, मुझे यहाँ पर और जल्दी आना चाहिए था। फिर वान भाई उससे कहती है कोई बात नहीं चंगम्यान मैं ठीक हूँ। चंगम्यान वान भाई से कह रहा होता है वान भाई क्या तुमको इसका अंदाजा भी है कि अगर मैं यहाँ पर समय पर नहीं आता तो क्या हो सकता था। और वैसे वान भाई तुमने मेरा पार्टी में इंतजार क्यों नहीं किया, और तुम यहाँ सुयू के साथ क्यों आ गई जबकि तुमको उस पर शक था तब भी। और फिर वान भाई कहती है सुयू मुझसे बात करना चाहती थी और मैंने सोचा कि मैं जल्दी ही उसे अपना असली रंग दिखा दूंगी, और प्लीज चंगम्यान अगली बार से मैं दोबारा इस तरह की लापरवाही नहीं करूंगी, और प्लीज मुझ पर अब गुस्सा मत हो चंगम्यान। तब चंगम्यान कहता है हाँ ठीक है, लेकिन तुमको ये बात याद रखनी होगी, और अगर वान भाई अगर तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा हो जाता तो मैं जिंदगी भर खुद को कोसता रहता। और फिर वान भाई उससे कहती है चंगम्यान मैं तुमसे वादा करती हूँ कि फिर कभी मैं खुद को खतरे में कभी नहीं डालूंगी। और फिर वो मन में कहने लगती है मैं समझ सकती हूँ कि चंगम्यान को सच में मेरी बहुत ही ज्यादा परवाह है, और मैं फिर से दोबारा
दोबारा उसे इतना ज्यादा परेशान कभी नहीं होने दूंगी। और फिर चांगवन के साथ का वो व्यक्ति कहता है मिस्टर चांगबियान ये दो लोगों का क्या करना है। और फिर चांगवन हैरानी से कहता है यहाँ पर मेई क्या कर रही है। और फिर वन बेई कहती है मेई सुयू की साथी है और मेई के मुझसे माफी मांगने से पहले मेरे ख्याल से उन दोनों ने एक दूसरे के साथ मिली भगत की होंगी। और मेरे ख्याल से मेई ने ये सब इसलिए किया ताकि वो अपनी बेटी लू का मुझसे बदला ले सके। तब चांगवन कहता है अच्छा तो ये बात है। और फिर वो उस व्यक्ति से कहने लगता है तो फिर मिसेस मेई के कपड़े फाड़ दो और उनको बिस्तर पे लेटा दो। और क्योंकि उनको इस तरह की चाल चलने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है तो उनको भी इस चाल का शिकार होने दो। और फिर वो व्यक्ति चेन को उठाते हुए कहता है ठीक है मिस्टर चांगमियान। और फिर वो उन दोनों को बेड पर लेटाने लगता है। और वहीं चांगमियान वन बई से कहता है चलो वन बई चलते हैं। तब वन बई कहती है हाँ ठीक है। और फिर वो मन में कहने लगती है सच में चांगमियान पागल ही हो जाता है। और फिर सीन शिफ्ट उत्तर में सेकंड फ्लोर का कॉरिडोर दिखाया जाता है जहाँ सुयू की दोस्त मेंग उससे कह रही होती है सुयू आखिरकार हम उस वन बई को क्यों ढूंढ रहे हैं भला चलो नीचे चलते हैं। और फिर दूसरी लड़की कहती है जल्दी ही डांस पार्टी शुरू होने वाली है अगर हम जल्दी ही नीचे नहीं गए तो हम उसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। और फिर एक और लड़की कहती है नीचे सेट बहुत ही ज्यादा हैंडसम लड़के हैं और मैं उनके साथ डांस करने का मौका नहीं खोना चाहती। और फिर सुयू कहती है लेकिन वन बई हमारी दोस्त थे और हम उसके बिना पार्टी को एंजॉय नहीं कर सकते। और वन बई ने मुझसे कहा था कि वो बहुत ही ज्यादा थक चुकी है और थोड़ा आराम करना चाहती है तो चलो उसे जगाते हैं और उसे पार्टी में ले चलते हैं। और फिर वो मन में कहने लगती है मुझे लगता है कि चेन ने अब तक तो सब कुछ कर लिया होगा और अब उन दोनों को एक साथ पकड़ने का सही मौका है। मेंग सुयू के पीछे जाती हुए कह रही होती है मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि हम वन बई को पार्टी में बुलाने के लिए जा रहे हैं और अगर सुयू नहीं होती ना तो मैं यहाँ पर आती भी नहीं। और फिर सुयू कहती है मेरे ख्याल से वन बई यहीं होंगी। और फिर वो रूम में एंटर होती हुई कहने लगती है वन बई क्या तुम अब पहले से बेहतर महसूस कर रही हो चलो पार्टी शुरू होने वाली है नीचे चलते हैं। और फिर तभी वो चौंकने का नाटक करती हुई कहती है देखो ये सब क्या चल रहा है वन बई और चेन एक ही बेड पर ये कैसे हो सकता है। और फिर वो मन में कहने लगती ये बहुत ही बढ़िया चेन और अब वन बई की रेपुटेशन पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगी। और वहीं बाकी लड़कियां हैरानी से कहने लगती है क्या वो व्यक्ति चेन है और वन बई चेन के साथ सोई। और फिर वो सभी लोग उनकी फोटो खींचते हुए कहने लगते हैं मुझे तो इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वन बई इतनी ज्यादा उतावली है वो भी सेक्स करने के लिए। और सच में ये कितनी ज्यादा शर्म की बात है कि वन बई किसी और व्यक्ति के साथ सेक्स करने से खुद को रोक नहीं पाई। और फिर एक और लड़की कहती है रुको रुको गॉसिप्स के लिए मुझे ये सब रिकॉर्ड करने दो। और वहीं सुयू मन में कह रही होती है वन बई अब तुम अपना सब कुछ खो दोगी चांगमियान और हु परिवार की सारी संपत्ति मेरी होंगी। और फिर तभी मेई जागती हुए कहती है मेरा सर चकरा रहा है और आखिरकार वो कौन है जो इतना शोर मचा रहा है सच में मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। मेई को बेड पर देख सुयू चौंकती हुए मन में कहती है क्या आंटी। और वहीं चांगमियान और वन बई हमें फर्स्ट फ्लोर पर दिखाए जाते हैं और एक व्यक्ति आकर धीरे से चांगमियान से कहता है मिस्टर चांगमियान सुयू अपने साथ कुछ लोगों को लेकर रूम में गई और वहाँ पर चेन के साथ मेई को बेड पर पाया। और फिर चांगमियान वन बई से कहता है चलो वन बई घर चलते हैं। फिर वन बई कहती है चांगमियान क्या तुमको मेई पे थोड़ी सी भी दया नहीं आती। और हाँ मैं ये बात मानती हूँ कि उनने गलती की है और उनको इसकी सजा मिलनी ही चाहिए लेकिन इसमें मिस्टर ज्वेलिंग का क्या दोष जब उनकी वाइफ की खबर इस तरह फैलेंगी तो उन्हें कैसा लगेगा। वन बई मैं ये बात जानता हूँ कि मिस्टर ज्वेलिंग की तुमको परवाह है लेकिन मिसेस मेई ने जो कुछ भी किया है उनको इसकी कीमत चुकानी ही होगी। और अब वन बई तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो हम जाकर मिस्टर ज्वेलिंग से मिल सकते हैं अगर सच में तुम्हें उनकी बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही है तो। तब वन बई कहती है हाँ ठीक है। और फिर वो मन में कहने लगती है मुझे लगता है कि चीजों को अपने हिसाब से अब मुझे चलने देना होगा। और फिर चांगमियान वन बई को ले जाते हुए कहता है चलो वन बई चलते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होते में रूम नंबर 201 दिखाया जाता है जहाँ मेंग हैरानी से कह रही होती है ये तो वन बई नहीं बल्कि मिसेस मेई है। और सुयू मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि मेई चेन के साथ ये सब करेंगी जबकि वो उनका भतीजा है। और फिर दूसरी लड़की कहती है हाँ मुझे भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा है कि मेई इस तरह की महिला है सच में मैं तो इस पर विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। और वहीं सुयू घबराती हुए मन में कहती है आखिरकार मेरे यहाँ से जाने के बाद क्या हुआ और आंटी मेई चेन के साथ बेड पर
क्या कर रही है और आखिरकार वान भाई कहाँ पर है। और फिर आंटी मई कहती है आखिरकार तुम सभी लोग इस तरह हैरान क्यों हो। और फिर वो अपने बाजू में देखती है और चौंकते हुए मन में कहने लगती है चेन चेन के साथ में बेड पर क्या कर रही हूँ और आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। और फिर चेन जागता है और अपना सर पकड़ते हुए कहता है दर्द हो रहा है और आखिरकार वो कौन है जिसने मेरे साथ ये सब किया। और चेन चौंकते हुए कहता है आंटी मई आखिरकार हम एक ही बेड पर क्यों सो रहे हैं। तब मई कहती है तुम चुप रहो। फिर चेन कहता है लेकिन मुझे ये पता लगाना है कि आखिरकार हुआ क्या था, क्या हम दोनों ने सचमुच। फिर मई चिल्लाती हुई कहती है तुम अपनी बकवास करना बंद करो। और वहीं सुयू मन में कह रही होती है मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि वान भाई ने उन दोनों को बेवकूफ बना दिया। और फिर एक लड़की कहती है मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मिस्टर ज्वेलिंग की वाइफ मई का संबंध चेन के साथ है। सच में मई ने तो पूरे परिवार को शर्मसार कर दिया। फिर एक और लड़की कहती है मैंने सुना था कि चेन एक बहुत ही बड़ा प्ले बॉय है, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि वो ये सबसे इतना ज्यादा एडिक्ट हो चुका है कि वो मई जैसी एक बूढ़ी महिला के साथ ये सब करेगा। फिर पहली लड़की कहती है हाँ, और कुछ दिन पहले मैंने ये भी सुना था कि चेन ने सड़क पर चल रही एक बूढ़ी औरत को किस भी किया था। सच में वो कितना ज्यादा सनकी है। उनकी ये सब बातें सुन मई चिल्लाती हुई कहती है बकवास करना बंद करो नहीं तो मैं तुम लोगों की जीभ काट दूंगी। अब वो लड़की कहती है इतना सब कुछ कर लेने के बाद भी तुम इतनी ज्यादा अहंकारी कैसे हो सकती हो। फिर दूसरी लड़की कहती है यहाँ हर किसी ने देखा है कि यहाँ पर क्या हुआ है, तो तुम इसे नकारने की कोशिश मत करो। और कोई भी इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेगा कि जब तुम दोनों बेड पर आधे फटे कपड़ों में लेटे हुए थे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ होगा। और फिर मई गुस्से से मन में कहने लगती है वो वान भाई होंगी जिसने हमारे साथ ये सब किया होगा, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। और मन में ये सब कहते हुए वो वहाँ से जाने लगती है। और वहीं वो लड़की उन कह रही होती है जो हो गया सो हो गया, अब तुम्हारा यहाँ से भागना बेकार है। फिर दूसरी लड़की कहती है उसे भागने दो, वैसे भी हम लोगों ने उसकी तस्वीर ले ली है। और चलो भी गाइस अपनी दोस्तों को ये फोटो सेंड करते हैं। और सुयू तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो हमने मई को उसके हस्बैंड को धोखा देते हुए पकड़ लिया। और फिर वो सभी लड़कियां वहाँ से चली जाती है। और वहीं सुयू गुस्से से कहती है आखिरकार ये सब चल क्या रहा है, और मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि जब मैंने यहाँ वान भाई को भेजा था लेकिन तुम दोनों ने सारी गड़बड़ कर दी। तब चेन कहता है मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वान भाई इतनी ज्यादा षड्यंत्रकारी होंगी। और उसको पता चल गया था कि हमने वाइन में कुछ मिलाया है, तो इसीलिए उसने गिलास को स्विच कर दिया था और वो गिलास मई ने पी लिया। और इससे पहले कि मैं वान भाई के साथ जबरदस्ती करने की योजना बना पाता उससे पहले ही कोई अंदर घुस आया और मुझे पीटने लगा। उसकी ये सब बातें सुन सुयू हैरानी से कहती है मेरे ख्याल से वो व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि चंगवियन होगा, और मैंने हर चीज की योजना बनाई थी, लेकिन मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि चंगवियन यहाँ पर इतनी जल्दी आ जाएगा। ये सुन चेन घबराती हुई कहता है क्या वो चंगवियन था, अब तो मैं बर्बाद हो गया, वो तो मुझे अब मार ही डालेगा। फिर सुयू कहती है शांत हो जाओ चेन, अगर वो तुम्हें सच में मारना चाहता तो तुम अभी तक मर चुके होते। सुयू कहती है लेकिन ये सब के अलावा तुम्हारे और आंटी मई के बीच में जो कुछ भी हुआ ये सब तो बहुत ही बड़ी गॉसिप्स बनने वाली है, तो अभी बेहतर होगा कि चेन तुम घर जाकर आराम करो। फिर चेन कहता है तो फिर ठीक है, मैं तुरंत अभी घर वापस जाता हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। और वहीं सुयू गुस्से से मन में कह रही होती है सच में वान भाई मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरी इतनी अच्छी प्लानिंग करने के बाद भी तुम बच गई, तुम सच में बहुत ही ज्यादा लकी हो। लेकिन वान भाई तुम याद रखना कि तुम्हारा ये लक ज्यादा दिन तक तुम्हें बचा नहीं सकता। और फिर सीन शिफ्ट उत्तर में लू मेंशन दिखाया जाता है जहाँ ज्वेलिंग में इसे कह रहा होता है मई मैं यहाँ पर तुम्हें या किसी और को दोष नहीं देना चाहता, बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम इन डिवोर्स के पेपरों पर साइन कर दो। उसकी बातें सुन मई घबराती हुई कहती है ज्वेलिंग मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तुमको मुझ पर विश्वास करना होगा। और ये सब के पीछे वो वान भाई है, वो वान भाई है जिसने हमारे खिलाफ चाल चली, और सच में वो बहुत ही बड़ी दुष्ट बिच है। और फिर तभी ज्वेलिंग चिल्लाते हुए कहता है बस बहुत हो गया, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है मई कि तुम अभी भी वान भाई को ये सब में फंसाने की कोशिश कर रही हो। और ये देखो तुम्हारी ये फोटोज इंटरनेट पर वायरल हो चुकी है। और मई उसे देख हैरानी से कहती है क्या, और शॉर्ट में कहूँ तो उसमें सब लिखा हुआ होता है उसके और चेन के बीच के रिलेशनशिप के बारे में। और फिर ज्वेलिंग कहता है और तुम्हारी इस हरकत की वजह से पूरी कंपनी मुसीबत में आ चुकी है, तो बेहतर होगा कि मई तुम इस डिवोर्स पेपर पर साइन कर दो ताकि मैं वापस अपने काम पर जा सकूं। और फिर मई रोती हुई कहती है नहीं ज्वेलिंग मैं ऐसा नहीं कर सकती, हमारी शादी को कई साल हो चुके हैं और प्लीज तुम मेरे साथ ऐसा मत करो। और फिर ज्वेलिंग उसके हाथ से अपना फोन छीनती
सुनते हुए कहता है क्या तुमको अभी भी लगता है कि तुम मेरी वाइफ हो? और मई इतने सालों में मैंने तुमको वो सब कुछ दिया है जो तुम चाहती थी, लेकिन फिर भी तुमने ये सब क्यों किया? तब मई कहती है ज्वेलिंग ये वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, ये तो बस मेरा एक प्लान था। उसकी ये बातें सुन ज्वेलिंग हैरानी से कहता है क्या ये तुम्हारा कोई प्लान था? फिर मई कहती है नहीं नहीं कुछ नहीं, और फिर वो मन में कहने लगती है नहीं मैं ज्वेलिंग को इस बारे में कुछ भी नहीं बता सकती कि मैंने वन मई की वाइन में नशीली दवाई मिलाई थी, नहीं तो वो मुझको जेल भेज देगा। फिर ज्वेलिंग आगे बढ़ते हुए कहता है मई तुम कुछ भी कहो लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और अब ये सब चीजें मेरे कंट्रोल से बाहर है, और तुम्हारी ये हरकतें इंटरनेट पे फैलने के बाद बोर्ड ने मुझसे कहा है कि मैं जल्द से जल्द तुमको तलाक दे दूं ताकि तुम्हारी वजह से कंपनी को नुकसान ना पहुँचे। और मैंने बोर्ड को पहले ही कह दिया है तुम जितने पैसे चाहूंगी मैं तुमको उतने पैसे दे दूंगा, लेकिन तुमसे सिग्नेचर करवा कर ही रहूंगा। और फिर तभी मई ज्वेलिंग का हाथ पकड़ती हुए कहती है नहीं ज्वेलिंग मैं इस डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं करने वाली। और मई ज्वेलिंग से कह रही होती है ज्वेलिंग तुम मुझे उन बोर्ड मेंबर्स के पास ले चलो, मैं व्यक्तिगत ग्रुप से उनको समझाऊंगी। तभी ज्वेलिंग अपना हाथ खींचते हुए कहता है बस अपनी बकवास करना बंद करो, और मेरे पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं है, वो भी इसलिए क्योंकि तुमने डिवोर्स पेपर पर साइन करने से मना कर दिया, और मेरे पास इसके अलावा भी कंपनी में बहुत से काम हैं, और अब मैं हमारे डिवोर्स की बातें करने के लिए एक वकील तुम्हारे पास भेजूंगा। और ये कहती है वो वहाँ से जाने लगता है, और वहीं मई कांपती हुई कह रही होती है नहीं ज्वेलिंग तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। और ज्वेलिंग वहाँ से चला जाता है, और वहीं मई जोर जोर से रोने लगती है और कहती है ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। और फिर तभी वहाँ मई आती हुई कहती है आंटी मई अब रोना बंद करो, और मुझे तो अब ऐसा लगता है कि अंकल ने तुमको डिवोर्स देने की ठान ली है, और अब आंटी बेहतर होगा कि आप इस बारे में सोचे कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी अपने नाम कैसे कर सकती हो। और फिर वो मन में कहने लगती है अब आंटी मेरे किसी काम की नहीं है, और अब मुझे नहीं लगता है कि मुझे कुछ मिलेगा। और फिर मैं उसका हाथ झटकती हुई कहती तुम चुप रहो, तुम्हारी बेकार सी प्लानिंग की वजह से मेरा अंत इस तरह हो रहा है। उन्हें इस तरह कहता देख सुयू चौंक जाती है और उनसे कहती है आंटी मेरी प्लानिंग तो परफेक्ट थी, लेकिन वान बाई ने तुमको बेवकूफ बना दिया क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा लापरवाह हो गई थी, और आखिरकार तुम मुझे ये सब चीजों के लिए दोषी कैसे ठहरा सकती हो। और फिर मैं गुस्से से कहती है तुम मेरे सामने उस बीच का जिक्र मत करो, और काश मैं ऐसा कर पाती कि मैं हूँ परिवार के मेंशन में जाती और जाकर वहाँ पर वान बाई के टुकड़े टुकड़े कर देती। और फिर सुयू कहती है आंटी शांत हो जाइए, और अगर आप अभी भी मुझ पर भरोसा करती है तो मैं आपको ये सुनिश्चित करती हूँ कि मैं वान बाई से छुटकारा पाने में आपकी मदद करूंगी। और फिर वो स्माइल करते हुए मन में कहने लगती है आंटी को देखकर तो ऐसा लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में हैं, और अगर मैं वान बाई से निपटने के लिए उनके इस गुस्से का इस्तेमाल करूंगी तो बहुत ही ज्यादा तबाही होंगी। और फिर मई कहती है बताओ कि आखिरकार तुम्हारा प्लान क्या है। और फिर सुयू मई को सारा प्लान समझाती है, और ये प्लान सुनने के बाद मई कहती है तो फिर चलो इसे करते हैं, और वैसे भी ज्वेलिंग ने मुझे डिवोर्स दे दिया तो मैं अपना सब कुछ खो दूंगी, और फिर मुझे किसी भी बात का डर नहीं रहेगा। अब वान बाई को उसके किए की कीमत चुकानी ही पड़ेगी। और मई को ये सब कहता देख सुयू स्माइल करते हुए मन में कहने लगती है वान बाई अब तुम तैयार हो जाओ क्योंकि तुम एक सन की बुढ़िया के गुस्से का सामना करने वाली हो। और फिर सीन शिफ्ट होता में हु ग्रुप दिखाया जाता है जहाँ वान बाई जाते हुए मन में कह रही होती है मैं तो ये सोच रही हूँ कि जब मिस्टर ज्वेलिंग को मई के बारे में पता चला होगा तो उन्हें कैसा लगा होगा, सच में वो बहुत ही ज्यादा परेशान होंगे। और फिर तभी वान बाई की नजर दो लोगों पे पड़ती है, और वो दोनों आपस में बातें करते हुए कह रहे होते हैं हे क्या तुमने सुना है कि मिस्टर ज्वेलिंग की पत्नी उन्हें धोखा दे रही थी? वो व्यक्ति कहता है हाँ बिल्कुल ये तो ब्रेकिंग न्यूज है, और अब इस बारे में हर कोई बात कर रहा है। और फिर वो लड़की कहती है और मेरी एक फ्रेंड है जो कि मिस्टर ज्वेलिंग की कंपनी में काम करती है, और सुनने में आया है कि मिस्टर ज्वेलिंग ने वकील को कहकर डिवोर्स के पेपर तैयार करने को कहा है। उनकी ये सब बातें सुन वान बाई हैरानी से मन में कहती है क्या डिवोर्स? और हमें चांगवियन का ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ चांगवियन कॉल पर किसी से कह रहा होता है क्या तुमको उस व्यक्ति की इन्फॉर्मेशन मिल गई? तो फिर ठीक है तुम मुझे भेज दो। फिर वो व्यक्ति कहता है ठीक है मिस्टर चांगवियन, और फिर चांगवियन फोन कट कर देता है और मन में कहने लगता है आखिरकार मुझे चांगवियन की मॉम का लवर मिल ही गया, और मुझे लगता है कि वान बाई का जैविक पिता वही होना चाहिए। और वेरीफाई कर लेने के बाद मैं वान बाई को ये अच्छी न्यूज सुनाऊंगा। और फिर तभी वान बाई ऑफिस में एंटर होती है और चांगवियन उसे देख हैरानी से कहता है वान बाई आखिरकार तुमने ये मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम
यहाँ ऑफिस आ रही हो तो अगर तुम मुझे बताती तो मैं तुम्हें पिकअप करता। फिर वन बई कहती है नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं थी। फिर चंगवन उसके बाजू में बैठते हुए हैरानी से कहता है क्या हुआ वन बई, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो। तब वन बई कहती है मैंने अभी अभी सुना कि मिस्टर ज्वेलिंग मेई को डिवोर्स दे रहे हैं और ये जानकर मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है। फिर चंगवन कहता है वन बई मेई ने सच में बहुत ही ज्यादा बुरे काम किए हैं और इसीलिए उसको उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। और वन बई ये सब चीजों के लिए तुम खुद को दोषी मत ठहराओ। फिर वन बई कहती है मुझे मिस्टर ज्वेलिंग के लिए बुरा लग रहा है ना कि मेई के लिए। ये सुन चंगवन हैरानी से कहता है क्या मिस्टर ज्वेलिंग के लिए। तब वन बई कहती है हाँ चंगवन, जब मैं छोटी थी तभी मैंने अपने मॉम डैड को खो दिया था और मैं ये बात बहुत ही अच्छी तरह से जानती हूँ कि एक परिवार के टूट जाने से कितना ज्यादा दर्द होता है। और वैसे भी मिस्टर ज्वेलिंग अब बहुत ही ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं और बूढ़े होते हुए उनको ये सब झेलना पड़ेगा और अब तो उनके पास उनकी बेटी भी नहीं है और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि वो अपनी वाइफ को खो दे जो कि इतने सालों से उनके साथ रहती आ रही है, वो भी ये बिना जाने कि वास्तव में आखिरकार हुआ क्या था। फिर चंगवन कहता है क्या वन बई तुम मिस्टर ज्वेलिंग को सलाह देना चाहती हो कि वो उन्हें तलाक ना दे। और हाँ वन बई इस बारे में मुझे भी कहना होगा कि मिस्टर ज्वेलिंग को ये सब करने से पहले एक बार तो अच्छे से सोचना चाहिए, लेकिन इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि मेई मिस्टर ज्वेलिंग के लायक है। लेकिन अगर वो मेई को तलाक दे देते हैं तो ये उनके लिए अच्छा ही होगा। और फिर वन बई कहती है मैं ये सोच रही हूँ कि मैं जाकर मिस्टर ज्वेलिंग को बता दूं कि आखिरकार पार्टी में हुआ क्या था और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेई ने मेरे साथ क्या किया है, लेकिन उन्हें मिस्टर ज्वेलिंग को बिल्कुल भी धोखा नहीं दिया है। और मिस्टर ज्वेलिंग को सच्चाई बता देने के बाद भी अगर वो ये फैसला करते हैं कि वो मेई को तलाक देना चाहते हैं तो फिर मैं उनको नहीं रोकूंगी। फिर चंगवन कहता है मैं समझ गया, तुम ठीक कह रही हो वान भाई, मैं आज ही मिस्टर ज्वेलिंग के साथ एक अपॉइंटमेंट लेता हूँ और आज रात बैठकर हम उनके साथ बातें करेंगे इस पर। फिर वन भाई कहती है तुम्हारा शुक्रिया चंगव्यान। और फिर तभी चंगवन का एक व्यक्ति ऑफिस में एंटर होते हुए कहता है मिस्टर चंगव्यान, मुझे वो जानकारी मिल चुकी है जो आपने मुझसे मांगी थी और मुझे पूरा यकीन है कि आप इसे देखकर चौंक जाएंगे। और फेंग को इतनी जल्दी में ऑफिस में एंटर होता देख फूजिनचेन गुस्से से उससे कहने लगता है आखिरकार फेंग तुम इतनी जल्दी में क्यों हो। फेंग वन बाई को वहाँ देख उससे कहता है हेलो मिस वन बाई। और फिर वो रोते हुए मन में कहने लगता है मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मिसेस वन बाई भी यहाँ पर होंगी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं ये रिपोर्ट मिस्टर चंगव्यान को कैसे दिखाऊं, लेकिन मैंने ये इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की है। और वहीं वन बाई फेंग को इस तरह देख हैरानी से मन में कहने लगती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जब भी फेंग मुझे यहाँ पर देखता है तो वो घबरा जाता है। और फिर तभी फूजिनचेन खांसते हुए फेंग से कहता है फेंग आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मैं चौंक जाऊंगा, या तुमने वो प्लान बना लिया है जो मैंने तुमको बनाने को कहा था। उसकी बातें सुन फेंग हैरानी से कहता है क्या प्लान। और फिर फूजिनचेन गुस्से से उससे देखने लगता है और तभी फेंग को समझ में आता है और वो कहता है हाँ मैंने वो प्लान बना लिया है। और फिर वन बाई खड़े होते हुए कहती है क्योंकि चंगव्यान तुम बिजनेस की बातें कर रहे हो तो अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि मैंने डूडू से वादा किया है कि मैं आज जल्दी घर वापस आ जाऊंगी, तो इसीलिए मुझे अब जाना होगा। और फिर चंगव्यान वन बाई का हाथ पकड़ते हुए कहता है रुको वन बाई, मैं भी तुमको नीचे तक छोड़ने चलता हूँ। फिर वन बाई कहती है नहीं चंगव्यान इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। ये कहकर वन बाई ऑफिस से बाहर आ जाती है और मन में कहने लगती है ना जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि चंगव्यान और फेंग मुझसे कुछ न कुछ छुपा रहे हैं। नहीं ऐसा लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ और चंगव्यान मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा। और वहीं ऑफिस के अंदर फेंग चंगव्यान को फाइल देते हुए कहता है ओ गॉड बाल बच गए, सच में मिस्टर चंगव्यान आप बहुत ही ज्यादा तेज है, नहीं तो आज मिस वन बाई को इस बारे में पता चल ही जाता। और चंगव्यान उससे फाइल लेते हुए कहता है तुम क्या कह रहे थे कि मैं चौंक जाऊंगा। फिर चंगव्यान उस फाइल को खोलते हुए कहता है क्या ऐसा हो सकता है कि मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ। फिर फेंग कहता है हाँ बिल्कुल मिस्टर चंगव्यान, और मेरी रिसर्च के मुताबिक मिस वन बाई की मॉम का बॉयफ्रेंड और कोई नहीं बल्कि मिस्टर ज्वेलिंग है। ये सुन चंगव्यान चौंकते हुए कहता है क्या मिस्टर ज्वेलिंग। तो फेंग कहता है हाँ वो मिस्टर ज्वेलिंग है। और फिर सीन शिफ्ट होता में ज्वेलिंग का ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ एक व्यक्ति ज्वेलिंग से कह रहा होता है मिस्टर ज्वेलिंग आपकी घड़ी वापस आ चुकी है जो आपने रिपेयर करने डाली थी। ज्वेलिंग कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैंने वन बाई को निराश नहीं किया। और फिर वो व्यक्ति कहता है टेक्नीशियन ने कहा कि घड़ी का डायल खराब हो चुका था जिस कारण ये घड़ी नहीं चल रही थी, तो उन्होंने पुराना डायल चेंज कर एक नया डायल डाल दिया है।
और फिर ज्वेलिंग वो बॉक्स ओपन करते हुए कहता है हाँ ठीक है, और फिर तभी वो चौंक जाता है और कहता है ये डायल पे का निशान चूचू। और फिर सीन शिफ्ट उत्तरा में चांगवान का मेंशन दिखाया जाता है, जहाँ चांगवान सोचते हुए कह रहा होता है मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा था कि वन बाई की मॉम का बॉयफ्रेंड और कोई नहीं बल्कि मिस्टर ज्वेलिंग होंगे, और इसका ये मतलब है कि मिस्टर ज्वेलिंग वन बाई की जैविक पिता होने के चांस बहुत ही ज्यादा है। और क्या मुझे वन बाई को इस बारे में बताना चाहिए? वन बाई सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई फूजिनचेन से कह रही होती है क्या हुआ फूजिनचेन, आखिरकार तुम किस बारे में सोच रहे हो? जब से तुम घर वापस आए हो कुछ परेशान से लग रहे हो, क्या कोई प्रॉब्लम है? अब चांगमियान उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कुछ नहीं वन बाई, बस वो मैं कुछ सोच रहा था बिजनेस के बारे में। और क्या वन बाई तुमने डूडू को सुला दिया? तब वन बाई कहती है हाँ मैंने उसे सुला दिया है, लेकिन वो दिन ब दिन और भी ज्यादा चिपकू होते जा रहा है, और वो जब तक नहीं सोया जब तक मैंने वीकेंड पर उसे जू ले जाने का वादा नहीं कर दिया। और फिर तभी चांगमियान वन बाई को अपने पास खींचे उसके माथे पर किस करते हुए कहता है हमारे बच्चे की इतनी अच्छी तरह से देखभाल करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया वन बाई, और मेरे ऑफिस का काम खत्म हो जाने के बाद में तुम्हें और डूडू को एक छुट्टी पर ले जाऊंगा। फिर वन बाई कहती है हाँ ठीक है चांगमियान, लेकिन तुम ये बात भूल मत जाना। और वैसे चांगमियान तुमको डूडू के पिता होने के नाते तुमको उसके साथ और ज्यादा समय बिताना चाहिए, क्योंकि मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि डूडू जब बड़ा हो तो तुम उसके आसपास ना हो, ठीक वैसे ही जैसे मैं पहले किया करती थी। और फिर चांगमियान हैरानी से कहता है वन बाई क्या तुमको अपने डैड की याद आती है? और फिर वन बाई कहती है चांगमियान मैं बस तुमको सलाह दे रही हूँ, और वो व्यक्ति सिर्फ मेरे नाम का पिता है, और अब मैं उसे नहीं देखना चाहती, और हम दोनों अब सिर्फ एक दूसरे के लिए अजनबी है। फिर चांगमियान कहता है नहीं वन बाई मेरा वो मतलब नहीं है, मेरा मतलब ये है कि क्या हो कि अगर तुम्हारा पिता और कोई हो। तभी अचानक फोन बजने लगता है और वन बाई फोन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहती है एक मिनट रुको चांगमियान कॉल आ रहा है। और फिर वन बाई कॉल उठाती है और कहती है हेलो मिस्टर ज्वेलिंग। और वहीं चांगमियान हैरानी से मन में कहता है आखिरकार मिस्टर ज्वेलिंग ने इस समय वन बाई को कॉल क्यों किया? और वहीं ज्वेलिंग वन बाई से कहता है मिस वन बाई मुझे माफ करिएगा जो मैं इतनी रात को आपको परेशान कर रहा हूँ। मिस वन बाई जो आपने मुझे पॉकेट वॉच सुधारने के लिए दी थी वो रिपेयर हो चुकी है, और क्या आप मुझे कल मिल सकती हो? मैं ये घड़ी आपको वापस देना चाहता हूँ। फिर वन बाई कहती है क्या वो घड़ी रिपेयर हो गई? आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर ज्वेलिंग, और मैं कल बिल्कुल फ्री हूँ, बताइए हमें कहाँ मिलना है? अब ज्वेलिंग कहता है मैं बाद में आपको एक मैसेज भेजूंगा, आप वहाँ पर आ जाइएगा। ये तो अब मिलते हैं फिर कल। ये कहकर वो फोन कट कर देता है और कहने लगता है और अब इसमें कोई शक की बात नहीं है कि इसीलिए मिस वन बाई मुझे इतनी ज्यादा जानी पहचानी सी लगती थी, क्योंकि वो चूचू की बेटी है। और वहीं दूसरी तरफ चांगमियान वन बाई से कहता है क्या हुआ वन बाई, आखिरकार मिस्टर ज्वेलिंग तुमसे कल क्यों मिलना चाहते हैं? तब वन बाई कहती है मैंने मिस्टर ज्वेलिंग को घड़ी सुधारने के लिए दी थी, और उन्होंने कहा कि वो घड़ी रिपेयर हो चुकी है तो वो मुझे वापस देना चाहते हैं। और वैसे चांगमियान तुम पहले क्या कह रहे थे मेरे डैड के बारे में? फिर चांगमियान कहता है नहीं कुछ नहीं वन बाई, अगर तुम्हारे डैड दोबारा तुम्हारे पास आए तो मुझे बताना, मैं उनको अच्छे से सबक सिखाऊंगा। और वन बाई जोश से चांगमियान से कह रही होती है चांगमियान ऐसा नहीं होने वाला, मैंने अपने डैड से बहुत पहले ही रिश्ता तोड़ दिया है, और इसके अलावा मैं और कोई धक्का मुक्की करने वाले व्यक्ति को नहीं चाहती, और अगर उस व्यक्ति ने दोबारा मेरे पास आने की हिम्मत करी तो मैं उसे पीटूंगी। उसकी ये सब बातें सुन चांगमियान कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, और अब चलो देर हो रही है, और वैसे कल तुमको मिस्टर ज्वेलिंग से भी मिलने जाना है तो जल्दी करो सोने चलते हैं। फिर वन बाई कहती है हाँ ठीक है। और फिर सीन शिफ्ट उत्तरा में नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, जहाँ मिस्टर ज्वेलिंग वन बाई से कह रहे होते हैं टेक्नीशियन ने वॉच के डायल को बदल दिया है, और अगर वन बाई फ्यूचर में दोबारा घड़ी टूट जाए तो तुम किसी भी वक्त मेरे पास आ सकती हो। और फिर वन बाई वो घड़ी का बॉक्स ओपन करती हुए कहती है मिस्टर ज्वेलिंग ये सभी चीजों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर मिस्टर ज्वेलिंग कहता है नहीं कोई बात नहीं वन बाई। और मिस वन बाई मेरा यहाँ आपसे मिलने का दूसरा कारण ये था कि मुझे आपसे एक बात पूछना था। और फिर वन बाई हैरानी से कहती है क्या? पूछिए मिस्टर ज्वेलिंग आपको क्या पूछना है? तब ज्वेलिंग कहता है मिस वन बाई क्या आपकी मॉम का नाम चूचू है? उनकी ये बात सुन वन बाई चौंक जाती है और कहती है मिस्टर ज्वेलिंग आपको ये कैसे पता? फिर ज्वेलिंग
कहता है मुझे लगता है कि मैं सही हूँ। वान भाई तुम्हारी मॉम को ये घड़ी मैंने ही भेजी थी और तुम्हारी मॉम ही मेरा पहला प्यार थी, और जैसे कि मैंने तुमको पहले इस बारे में बताया था। ये सुन वान भाई बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है और कहती है क्या? फिर वो कहता है हाँ, और इसमें कोई शक नहीं है कि इसीलिए तुम मुझे इतनी ज्यादा जानी पहचानी सी लगती थी, और इसी के साथ साथ तुम्हारे पास अपनी मॉम की ये निशानी भी है। और सच में वान भाई तुम्हारी मॉम बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। और फिर वान भाई कहती है मिस्टर ज्वेलिंग कहीं आपको कोई गलतफहमी तो नहीं हो रही है, मेरी मॉम आपका पहला प्यार कैसे हो सकती है? फिर ज्वेलिंग कहता है मिस वान भाई प्लीज आप एक बार घड़ी के डायल पर नजर डालिए, उस पर आपकी मॉम का नाम लिखा हुआ है, और उस वक्त मैंने ही एक व्यक्ति को कहकर इस डायल पर नाम लिखवाया था तुम्हारी मॉम का। और फिर ज्वेलिंग वान भाई को वो डायल दिखाता है और वान भाई हैरानी से कहती है हाँ ये तो सच है, और इसके अलावा मेरी मॉम ने मुझे इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया कि उन्हें ये घड़ी किसी और ने दी है। मैं तो अभी तक यही सोचती आ रही थी कि उन्हें ये घड़ी बहुत ही ज्यादा पसंद आई होंगी, तो इसीलिए उन्होंने ये खरीद ली। तब ज्वेलिंग कहता है मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारी मॉम मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। फिर वान भाई कहती है पर क्यों, क्या आप दोनों के बीच में कुछ हुआ था? और फिर वो मन में कहने लगती है मुझे अच्छी तरह से याद है कि मेरी मॉम को ये घड़ी बहुत ही ज्यादा पसंद थी, और जब भी वो इस घड़ी को देखती थी तो उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे उन्हें कुछ याद आ रहा है। और मिस्टर ज्वेलिंग वान भाई से कह रहे होते हैं वान भाई कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम नहीं जानती, तुम्हारी मॉम और मैं एक साथ पढ़ा करते थे और फिर मुझे पढ़ाई के लिए विदेश जाना पड़ा। हालांकि जब भी हम फ्री हुआ करते थे तो हम एक दूसरे से मिलने के लिए बहुत ही लंबी दूरी तय किया करते थे, लेकिन ज्यादातर समय हम अलग अलग ही रहा करते थे, और मुझे लगता है कि इसी कारण तुम्हारी मॉम को बहुत ही ज्यादा असुरक्षित महसूस हो रहा होगा, और ये मेरी ही गलती है जो मैंने उस पर अच्छी तरह से ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त मैं पढ़ाई करने में बहुत ही ज्यादा बिजी था, और फिर इसीलिए वो मुझे बिना कोई मैसेज दिए गायब हो गई। ये सुन वान भाई चौंकती हुई कहती है क्या गायब हो गई? और फिर ज्वेलिंग कहता है और मेरी इतनी सारी कोशिश करने के बावजूद भी मैं चूचू से कांटेक्ट नहीं कर पाया, और फिर मैं तुरंत उसे ढूंढने के लिए यहाँ वापस आया, लेकिन तब तक उसके घर को दूसरे किराएदार को किराए पे दे दिया गया था, और तब से आज तक मैंने उसे कभी नहीं देखा। ये सब सुन वान भाई कहती है अच्छा तो ये बात है, और फिर वो मन में कहने लगती है ये बहुत ही ज्यादा अजीब है, मुझे नहीं लगता कि मेरी मॉम गैर जिम्मेदार थी जो कि इस तरह गायब हो जाए, आखिरकार क्या हुआ होगा? और फिर ज्वेलिंग कहता है मुझे लगता है कि हम एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं। चलो अब ये सब पुरानी बातें भूल जाओ, और अब मुझे ये जानकर तसल्ली मिली कि तुम्हारी मॉम ने वो घड़ी नहीं फेंकी जो मैंने उसे दी थी। और फिर वान भाई कहती है मिस्टर ज्वेलिंग मुझे लगता है कि इस कहानी में कुछ तो मिसिंग है, नहीं तो मेरी मॉम ऐसा कभी नहीं करती। और फिर तभी अचानक ज्वेलिंग का फोन रिंग करने लगता है, और फिर वो उससे कहता है मुझे माफ करिएगा मिस वान भाई, मुझे ये फोन उठाना होगा। फिर वान भाई कहती है हाँ ठीक है मिस्टर ज्वेलिंग आप आगे बढ़िए। और फिर ज्वेलिंग कॉल उठाता है और कहता है हेलो बोलो क्या बात है? अच्छा ठीक है मैं समझ गया, मैं अभी वापस आता हूँ। और फिर ज्वेलिंग खड़े होते हुए कहता है मुझे माफ करिएगा मिस वान भाई, मेरी कंपनी में एक इमरजेंसी आन पड़ी है तो मुझे अभी वापस जाना होगा, और मेरा यहाँ पर आपको अकेला छोड़ने का बिल्कुल नहीं था, तो मुझे माफ करना। तब वान भाई कहती है कोई बात नहीं मिस्टर ज्वेलिंग, ये एक इमरजेंसी है तो आपको जल्दी जाना चाहिए। और फिर ज्वेलिंग वहाँ से जाते हुए कहता है मिस वान भाई अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी तो आप मुझे बताइएगा, क्योंकि तुम चूचू की बेटी हो तो मैं से जितना हो सकेगा मैं उतनी मदद करने की कोशिश करूंगा। फिर वान भाई कहती है हाँ आपका शुक्रिया मिस्टर ज्वेलिंग। और फिर वान भाई मन में कहने लगती है मैं तो यहाँ मिस्टर ज्वेलिंग को मई की सच्चाई के बारे में बताने आई थी, लेकिन मैं अपनी मॉम की बातों के कारण उस बात को तो भूल ही गई। चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं इस बारे में मिस्टर ज्वेलिंग को फिर कभी बता दूंगी। और फिर वान भाई वहाँ से निकल जाती है और कहने लगती है मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मेरी मॉम और मिस्टर ज्वेलिंग एक दूसरे के इतने ज्यादा करीब हुआ करते थे, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि मेरी मॉम अचानक क्यों गायब हो गई, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? वान भाई जाती हुए कह रही होती है मुझे ये साफ साफ याद है कि जब मेरी मॉम ने मुझे ये घड़ी दी थी तो वो बहुत ही ज्यादा खुश थी, जिसका ये मतलब है कि वो तब भी मिस्टर ज्वेलिंग से प्यार किया करती थी, और इसीलिए मुझे पूरा यकीन है कि मेरी मॉम का मिस्टर ज्वेलिंग को छोड़ देने के पीछे जरूर और कुछ कारण होगा। और फिर तभी अचानक वान भाई के बाजू में आकर कार रुकती है और उसमें से एक व्यक्ति निकलकर वान भाई को क्लोरोफॉर्म सुगाने लगता है, और वान भाई वहीं चौंकते हुए मन में कहती है क्या?
और फिर वो वान बई को कार में बिठा कर वहाँ से चले जाते हैं। और फिर सीन शिफ्ट हमें चांगम्यान के ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ चांगम्यान किसी को कॉल करता है और सामने से कंप्यूटर कहता है, माफ करिएगा, डायल किया गया नंबर अभी स्विच ऑफ है, कुछ समय बाद ट्राई करे। और फिर चांगम्यान परेशान होती हुए कहता है, अरे नहीं, ये क्या हो रहा है, वान बई का कॉल क्यों नहीं लग रहा, लगता है कि अब मुझे मिस्टर जुलिंग को ही कॉल करना पड़ेगा। और फिर जुलिंग कॉल उठाता है और कहता है, हेलो चांगम्यान, बोलो क्या बात है। तब चांगम्यान कहता है, मिस्टर जुलिंग, क्या वान बई अभी भी आपके साथ है? फिर जुलिंग कहता है, मेरी कंपनी में एक इमरजेंसी आ गई थी, जिस कारण मुझे वहाँ से आना पड़ा, और इस बात को तो काफी समय हो चुका है। उनकी ये बात सुन चांगम्यान चौंकते हुए कहता है, क्या? और फिर जुलिंग कहता है, क्या हुआ, क्या वान बई अभी तक वापस नहीं आई? तब चांगम्यान कहता है, नहीं, वो अभी तक वापस नहीं आई और मैं उसको कॉल कर रहा हूँ तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है। ये सुन जुलिंग कहता है, क्या स्विच ऑफ? क्या चांगम्यान, ऐसा हो सकता है कि उसकी मोबाइल की बैटरी खत्म हो चुकी हो या फिर वो किसी अपने दोस्त के यहाँ गई हो? और फिर चांगम्यान ऑफिस में बाहर निकलते हुए कहता है, ये इम्पॉसिबल है, वान बई लापरवाह नहीं है, जरूर वो कोई मुसीबत में होंगी। अब मुझे जाना होगा मिस्टर जुलिंग, मैं कुछ लोगों को वान बई की तलाश करने के लिए कहता हूँ। फिर जुलिंग कहता है, हाँ ठीक है, मैं भी अपने लोगों से कहता हूँ वान बई की तलाश करने के लिए, और अगर चांगम्यान तुमको वान बई के बारे में कुछ भी पता चले तो तुम मुझे तुरंत कॉल करना। फिर चांगम्यान कहता है, हाँ ठीक है, और फिर वो मन में कहने लगता है, वान बई बस तुम सही सलामत वापस आ जाओ। और फिर सीन शिफ्ट होता में बंद पड़े गोडाउन में वान बई दिखाई जाती है, जहाँ पर दो व्यक्ति होते हैं और एक व्यक्ति कॉल पर किसी से कह रहा होता है, हमने उसे किडनैप कर लिया है, तुम तुरंत यहाँ पर आ जाओ और पैसे मिलते ही हम उसे तुम्हें सौंप देंगे। और फिर तभी वान बई को होश आने लगता है और सामने दो व्यक्तियों को देख हैरानी से मन में कहने लगती है, ये कौन सी जगह है? अरे हाँ, मुझे याद आया, जैसे ही मैं कॉफी शॉप से बाहर निकली तभी अचानक मेरे बाजू में आकर एक कार रुकी और उस कार में से एक व्यक्ति बाहर आया और उसने मुझे बेहोश कर दिया और इन लोगों ने मेरा किडनैप किया है। और फिर तभी दूसरे व्यक्ति की नजर वान बई पे पड़ती है और वो उस व्यक्ति से कहता है, भाई देखो, इस लड़की को होश आ चुका है। फिर वो व्यक्ति वान बई की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी जाग जाएंगी, मैंने तो सोचा था कि जैसे ही हमको पैसा मिल जाएगा उसके बाद वो उठेंगी। और वहीं वान बई कहती है, वो व्यक्ति वान बई के पास आकर उसके मुंह से पट्टी हटाते हुए कहता है, वैसे भी हम जल्द ही तुम्हें उसे सौंप देंगे और अब मुझे देखने दो कि तुम क्या कहना चाहती हो। और फिर वान बई हैरानी से कहती है, आखिरकार तुम लोग कौन हो और तुमने मेरा किडनैप क्यों किया है? अब वो व्यक्ति कहता है, हम दोनों सिर्फ साधारण से लोग हैं और कुछ पैसा कमाना चाहते हैं और किसी ने हमको तुमको किडनैप करने के लिए कहा है और इसके बदले वो हमको पैसे देगा। और फिर वान बई उस व्यक्ति से कहती है, जिसने तुम्हें मुझे किडनैप करने के लिए कहा है, क्या उसका नाम सुयू है? और फिर वो मन में कहने लगती है, क्या ऐसा हो सकता है कि सुयू अब अपना असली रंग दिखाएंगी, क्योंकि उसकी पहले की सारी प्लानिंग खराब हो गई है। फिर वो व्यक्ति कहता है, मैं उसका नाम तुमको नहीं बता सकता, वो जल्दी ही यहाँ पर आ जाएगा, तब तुम उसे खुद ही देख लेना। और लड़की, ये सब चीजों के लिए तुम हमें दोष मत देना, हम तो बस ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि हम हमारे परिवार का पेट भर सके और इसके लिए हमको कुछ पैसों की जरूरत है। और फिर वान बई चिल्लाते हुए कहती है, रुक जाओ, क्या तुम ये जानते हो कि मैं कौन हूँ? और फिर वो मन में कहने लगती है, मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा और उस व्यक्ति के यहाँ आने से पहले यहाँ से जल्द निकलना होगा, भले ही वो सुइया हो या और कोई। वान बई की बातें सुन वो व्यक्ति कहता है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, हमको बस इतना पता है कि हमको तुम्हारे बदले ढेर सारे पैसे मिलने वाले हैं। और फिर वान बई उस व्यक्ति से कहता है, ऐसा लगता है कि वो पर्सन जिसने तुम्हें मुझे किडनैप करने के लिए कहा है, वो तुमसे कई सारी इम्पोर्टेंट बातें छुपा रहा है। और क्या तुम दोनों ये बात जानते हो कि वो पर्सन तुमको मुझे किडनैप करने के बदले इतना ज्यादा पैसे क्यों दे रहा है? क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड चांगम्यान है, इसलिए। ये सुन वो व्यक्ति चौंकते हुए कहता है, क्या चांगम्यान? क्या तुम उस चांगम्यान की बात कर रही हो? तब वान बई कहती है, मुझे लगता है कि अब तुम लोगों को पता चल गया है कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। फिर वो व्यक्ति घबराते हुए कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम जरूर हमसे झूठ बोल रही हो और हमको धोखा देने की कोशिश कर रही हो, है ना? फिर वान बई कहती है, मेरा नाम वान
बई है और मेरे लवर का नाम चंगवियान और हम दोनों का एक बच्चा भी है और हम एक बार टीवी पर भी आए थे। और अगर तुमको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम फोन पर मेरा नाम सर्च मारो, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं तुमको झांसा दे रही हूँ या नहीं। और फिर दूसरा व्यक्ति फोन पर वन बई का नाम सर्च मारता है और कांपते हुए कहता है हाँ वो बिल्कुल सही कह रही है। और फिर वो पहला व्यक्ति फोन देखते हुए कांपने लगता है और कहता है तुम सच कह रही हो, तुम चंगवेन की प्रेमिका हो। और वहीं वन बई मन में कहने लगती कि वो दोनों डरे हुए हैं और ऐसा लगता है कि वो बहरहम बदमाश नहीं है और अब मेरे पास अभी भी एक मौका है उन्हें मनाने के लिए ताकि वो मुझे यहाँ से जाने दे। दूसरा व्यक्ति बहुत ही ज्यादा डर जाता है और रोते हुए कहने लगता है भाई अब हमें क्या करना चाहिए। अगर चंगवन को इस बारे में पता चल गया कि हमने उसकी प्रेमिका को किडनैप किया है तो वो हमें मार डालेगा और इसी के साथ साथ वो हमारे परिवार को भी सजा देगा। और फिर वो पहला लड़का गुस्सा होते हुए कहता है लगता है कि उस लड़की ने जानबूझकर हमको ये बात नहीं बताई, अगर हमको पहले ही इन दोनों के रिश्ते के बारे में पता होता तो हम ये काम करने की हिम्मत करते ही नहीं, चाहे इसके लिए मुझे कितने ही पैसे क्यों नहीं मिल जाते। फिर वन बई कहती है अभी भी बहुत ज्यादा देर नहीं हुई है, तुमको इसकी भरपाई करने का अभी भी तुम लोगों के पास एक मौका है। फिर वो व्यक्ति कांपते हुए कहता है क्या हमारे पास एक मौका है, क्या तुम ये चाहती हो कि हम तुम्हें यहाँ से जाने दे, और अगर हम तुम्हें यहाँ से जाने देते हैं तो क्या चंगवन ये सब चीजों के लिए हमें माफ कर देगा। तब वन बई कहती है सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें इसके लिए माफ करेगा, क्योंकि तुम लोगों ने जो कुछ भी किया है वो उसके लिए तुमको सजा जरूर देगा। फिर वो व्यक्ति कहता है तो फिर भरपाई करने का क्या मतलब, हम अगर तुम्हें यहाँ से जाने भी देते हैं तब भी तो चंगवन हमको कष्ट देगा और बस हमको जैसे ही पैसे मिल जाएंगे मैं अपने परिवार को लेकर ये शहर को छोड़ दूंगा। उसकी ये बात सुन वन बई कहती है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम चंगवन से बचकर यहाँ से भाग पाओगे, और चलो मान लो कि अगर तुम ऐसा करने में सफल हो भी जाते हो तो क्या तुम पूरी जिंदगी अपने परिवार को छुपा पाओगे, और तुमने ये सब करने का जोखिम क्यों उठाया ताकि तुम अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी दे सको, है ना। तो वो व्यक्ति कहता है हाँ बिल्कुल। और फिर वन बई कहती है तो जो मैंने पहले कहा था तुम वही करो, और हालांकि तुमको निश्चित रूप से इसके लिए सजा तो मिलेगी, लेकिन मैं चंगवन से कहकर ये कह सकती हूँ कि तुमने अपने आप को बदलने की कोशिश करी, तुम इस काम में सिर्फ एक सहयोगी हो, तो मुझे पूरा यकीन है कि जेल में तुम्हारे अच्छे बर्ताव के कारण तुमको जल्दी ही रिहा कर दिया जाएगा और तुमको अपने परिवार के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, और जब तुम अपने परिवार के आसपास नहीं रहोगे तो मैं उनकी देखभाल करने में तुम्हारी मदद करूंगी। फिर वो व्यक्ति हैरानी से कहता है क्या तुम हमारे परिवार का ख्याल रखोगी, और फिर दूसरा व्यक्ति कहता है इस बात की क्या गारंटी है कि जो तुमने अभी अभी कहा है वो तुम करोगी, और ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ही हम तुमको यहाँ से जाने दे तुम अपनी बात से मुकर जाओ। और फिर वन बई कहती है तुमको मुझ पर भरोसा करना होगा, और फिर वो व्यक्ति चिल्लाते हुए कहता है हम सिर्फ तुम्हारे इन शब्दों पर भरोसा नहीं कर सकते। तभी वो पहला व्यक्ति चिल्लाते हुए कहता है मुझे उस पर भरोसा है। ये सुनो दूसरा व्यक्ति कहता है ब्रदर। और फिर वो पहला व्यक्ति कहता है हमने जब उससे पूछा कि हम उसको जाने देंगे तो चंगवन हमें इसके लिए माफ कर देगा या नहीं, तो उसने बिना हिचकिचाहट के कहा कि नहीं वो हमको माफ नहीं करेगा, वो इसके बदले हमको सजा देगा। तो इससे पता चलता है कि वो झूठ बिल्कुल नहीं बोलती और मुझे यकीन है कि जो उसने अभी अभी कहा है वो उस पर कायम रहेंगी। व्यक्ति की बातें सुन वो दूसरा व्यक्ति कहता है लेकिन ये अभी भी साबित करने के लिए काफी नहीं है कि वो अभी झूठ नहीं बोल रही है। फिर वो पहला व्यक्ति कहता है ये मत भूलो कि वो चंगवन की प्रेमिका है और मुझे ये नहीं लगता कि चंगवन को किसी एक ऐसी लड़की से प्यार होगा जो जिंदगी में झूठ बोलती आ रही हो। तो फिर ठीक है मिस वन बई मैं आपको जाने दे रहा हूँ, प्लीज आप हमारे परिवार का ख्याल रखना। फिर वो व्यक्ति वन बई की हाथों की रस्सी काटने लगता है और वहीं वन बई उससे कहती है तुम चिंता मत करो मैं अपना वादा निभाऊंगी। और फिर तभी किसी की चिल्लाने की आवाज आती है मैं यहाँ आ चुकी हूँ, वन बई कहाँ है। अभी वो व्यक्ति चौंकते हुए कहता है अरे नहीं वो यहाँ पर आ गई। और वन बई उसे देख चौंकते हुए कहती है मैं। और फिर सीन शिफ्ट उत्तर में चंगवन का ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ चंगवन परेशान होते हुए कह रहा होता है वन बई तुम कहाँ हो। और फिर जुलिंग कहता है शांत हो जा चंगवन, मुझे पूरा यकीन है कि वन बई जहाँ भी होंगी वो ठीक होंगी। तभी फेंग तेजी से रूम में एंटर होते हुए कहता है मिस्टर चंगवन मुझे पता चल गया कि मिस वन बई कहाँ है। ये सुनते ही चंगवन तुरंत खड़े होते हुए कहता है तो बताओ कि वो कहाँ है। फिर फेंग कहता है वो एक सुनसान इलाके के बंद पड़े गोदाम में है और हमारी टीम
टीम ने कॉफी शॉप के बाहर लगे सारे सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करी और हमने पाया कि मिस वानबई को एक कार में बिठाकर ले जाया गया था और वो कार जाकर सीधे उस बंद पड़े गोदाम में रुकी। और फिर चांगवियन गुस्से से आगे बढ़ते हुए कहता है चलो मुझे तुरंत वहाँ ले चलो। और फिर तभी जुलिंग भी कहता है रुक जाओ चांगवियन, मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। और वहीं दूसरी तरफ बंद पड़े गोदाम में वानबई अपने सामने मेई को देख मन में कह रही होती है मेरा किडनैप मेई ने करवाया ना कि सुयू ने। हालांकि फिर भी मुझे लगता है कि इस किडनैपिंग में जरूर कहीं ना कहीं सुयू का हाथ जरूर होगा और शायद ऐसा हो सकता है कि सुयू ने ही मेई को उकसाया हो मेरे खिलाफ। और मेई उस व्यक्ति के हाथ में चाकू देख हैरानी से कहती है तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम वानबई को रिहा कर रहे हो? आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे धोखा देने की? फिर दूसरा व्यक्ति डर के मारे कहता है नहीं नहीं ये वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। और फिर वो पहला व्यक्ति कहता है क्या धोखा देना? नहीं, हम तो बस हमारी खुद की रक्षा करना चाहते हैं। और मुझे तो विश्वास नहीं कर सकता कि तुमने मुझे ये बात नहीं बताई कि वो चांगवियन की प्रेमिका है। जब तुमने हमको ये काम दिया, अगर हमें जब ये पता होता कि वो चांगवियन की प्रेमिका है तो हम ये काम करते ही नहीं। फिर मैं कहती है क्योंकि तुमने पहले ही मेरी डील एक्सेप्ट कर ली है तो तुमको तो ये काम करना ही था। ये सब के अलावा तुम पहले ही वानबई को बलपूर्वक यहाँ पर ला चुके हो। और अब क्या तुमको सच में ऐसा लगता है कि ये सब कर लेने के बाद चांगवियन तुमको आसानी से छोड़ देगा? भले ही तुम वानबई को यहाँ से रिहा कर दो लेकिन तब भी चांगवियन तुमको ये सब चीजें करने की बहुत ही बड़ी सजा देगा। और फिर दूसरा व्यक्ति कहता है लेकिन उसने हमसे कहा है कि तभी पहला व्यक्ति उसे रोकते हुए मैं इसे कहता है तुमको उस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और अब जबकि तुम यहाँ पर आ चुकी हो तो इस लड़की को हम तुम पर छोड़ते हैं और अब तुमको हमको बाकी पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है और अब हमको यहाँ से निकलना होगा। और मई कह रही होती है तुमने मुझे धोखा दिया है और फिर वो इशारे करती हुई अपने लोगों से कहती है आगे बढ़ो और इन लोगों को धोखा देने की सजा दो। फिर वो दोनों बॉडीगार्ड आगे बढ़ते हुए कहते यस मैडम। मई की ये सब बातें सुन वो पहला व्यक्ति चौंकते हुए कहता है अरे नहीं, उसे पता चल गया और चलो भागो यहाँ से, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। फिर तभी वो बॉडीगार्ड उसे एक मुक्का मारते हुए कहता है क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम हमसे बचकर भाग सकते हो? और फिर वो दूसरा बॉडीगार्ड दूसरे व्यक्ति को मारते हुए कहता है एक बार कस्टमर से पैसे लेने के बाद तुमको उसका काम करना ही चाहिए। और वहीं वानबई उन दोनों व्यक्तियों को पीटता देख मन में कह रही होती है अरे नहीं, मेरी वजह से उन दोनों को पीटा जा रहा है, अब जल्द से जल्द मुझे ये रस्सी काटने के लिए कुछ ढूंढना होगा ताकि मैं यहाँ से बाहर निकलकर पुलिस को बुला सकूं। और फिर तभी वानबई को एक ब्लेड मिलती है और वो ब्लेड से रस्सी काटने लगती है। और फिर तभी मई वानबई के पास आकर उसकी गर्दन पर चाकू रखती हुए उससे कहती है तुम घटिया लड़की, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने उन दोनों व्यक्तियों को मना लिया खुद को रिहा करने के लिए। और क्योंकि तुम लोगों को बहकाने में बहुत ही ज्यादा माहिर हो तो मुझे लगता है कि तुमने भी कई बार चांगवियन को धोखा दिया होगा, है ना? और फिर वानबई कहती है मई तुम ये जो कुछ भी कर रही हो ये इलीगल है और इसके लिए तुमको जेल जाना होगा। और ये सब कहते हुए वो रस्सी भी काट रही होती है और मन में कहती है मुझे उसे पकड़ना होगा लेकिन मैं यहाँ से तब तक नहीं निकल सकती जब तक मैं ये रस्सी नहीं काट लेती। वानबई की ये सब बातें सुन मई कहती है मैं उस व्यक्ति जैसी बिल्कुल नहीं हूँ जो तुम्हारे सुंदर चेहरे पे मर मिट जाता है। और क्योंकि वानबई तुम व्यक्तियों को लुभाने में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट हो चुकी हो तो मैं ये नहीं चाहती कि तुम ये स्किल्स बर्बाद करो। फिर वो अपने गार्ड से कहती है तुम दोनों यहाँ पर आओ, मैं इस लड़की को तुम दोनों पर छोड़ती हूँ, तुम दोनों जो चाहो उसके साथ कर सकते हो, बस इस बात का ख्याल रखना कि वो जिंदा रहे क्योंकि मैं खुद ही अपने हाथों से उसे मारूंगी। फिर वो दोनों बॉडी गार्ड यान की ओर आगे बढ़ते हुए कहते आपका शुक्रिया मैडम। और वहीं वानबई उन दोनों बॉडी गार्ड को अपनी ओर आता देख हैरानी से मन में कहती है क्या नहीं, मैं उन दोनों को खुद को छूने नहीं दे सकती, मुझे उन्हें तब तक रोक कर रखना होगा जब तक मैं अपने हाथों की ये रस्सियां काट नहीं लेती। और फिर मैं कहती है वानबई तुम अपनी जिंदगी के अंतिम पल को अच्छी तरह से एंजॉय करो। और वानबई तुम चिंता मत करो, इस समय यहाँ पर जो कुछ भी होगा मैं उसे रिकॉर्ड करूंगी और उस वीडियो को चांगवियन को भेजूंगी। मैं चांगवियन का वो चेहरा देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ जब वो तुम्हें किसी और व्यक्तियों के साथ सेक्स करते हुए देखेगा। और फिर वानबई उससे कहती है सच में मई तुम बहुत ही घटिया औरत हो। ये बातें सुन मई गुस्सा हो जाती है और फिर वो उसका चेहरा पकड़ चिल्लाते हुए कहती है क्या तुमने क्या कहा? और अब तुम देखती जाओ कि तुम्हारे साथ क्या क्या होता है, अब तुम थोड़ी देर बाद मुझसे दया की भीख मांगोगी। वानबई मई से कह रही होती है तुम्हारी बेटी अभी जेल में है और तुम्हारा
तुम्हारा हस्बैंड तुमको तलाक देने वाला है और अगर तुम मुझे कुछ भी करती हो तो तुम अपनी बेटी को जिंदगी भर कभी नहीं देख पाऊंगी और तुम्हारा पति तुमको तलाक देने वाला है और क्या तुमको अभी भी लगता है कि तुम बहुत ही अच्छी औरत हो। उसकी बातें सुन मेई कांपती हुई कहती है ये सब तुम्हारी वजह से है और ये सब की वजह तुम ही हो। तुम्हारे ही कारण चांगव्यान ने लू को जेल भेजा था और तुम्हारी ही वजह से जुएलिंग ने मुझे गलत समझा। ये सब तुम्हारी ही गलती है। फिर वन बी कहती है ये सब का दोष तुम मुझे दे रही हो। अगर लू ने जो कुछ भी किया है वो अगर वो नहीं करती तो उसे जेल नहीं जाना पड़ता और अगर तुमने मेरे खिलाफ ट्रैप नहीं बिछाया होता तो मिस्टर जुएलिंग तुमको तलाक नहीं दे रहे होते। फिर तभी मेई वान बी को थप्पड़ मारती हुए कहती है चुप रहो, ये सब की वजह तुम ही हो, चुप रहो बीच, और तुम अब बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो। और उसकी ये बातें सुन वान बी मन में कहने लगती है मेई ने फिर से मेरी मॉम का जिक्र किया, वो मेरी मॉम को जानती है क्या। और फिर मेई वान बी पर चाकू से हमला करने के लिए आगे बढ़ती है और चिल्लाती हुए कहती है पहले तो तुम्हारी माँ ने मुझसे मेरे पति को चुराने की कोशिश करी थी और अब तुमने मेरी बेटी से चांगम्यान को चुरा लिया। सच में तुम दोनों ही बहुत ही ज्यादा बेशर्म हो और अब तुम दोनों हेल में जाओ। और वहीं वान बी मेई को खुद पर चाकू से हमला करता देख मन में कहने लगती है अरे नहीं। और तभी अचानक कोई दरवाजा तोड़ते हुए एंटर होता है और आवाज सुन मेई पीछे घूमते हुए कहती है कौन है। और वो व्यक्ति चांगम्यान होता है और एंटर होते हुए कहता है वान बी। और मेई उसे वहाँ देख चौंकते हुए कहती है चांगम्यान। और वहीं वान बी भी उसे वहाँ देख हैरानी से कहती है चांगम्यान। और चांगम्यान के बॉडी गार्ड वान बी को इस तरह देख चौंक जाते हैं। फिर चांगवन कहता है डरो मत वान बी, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। और फिर वो अपने गार्ड से कहता है आगे बढ़ो और उस मेई को पकड़ लो। अब गार्ड्स आगे बढ़ते हुए कहते हैं यस सर। और फिर तभी मेई वान बी की गर्दन पर चाकू लगाते हुए कहती है दूर रहो मुझसे, अगर तुम लोगों ने आगे बढ़ने की हिम्मत करी तो मैं इसे मार डालूंगी। और वहीं वान बी मन में कह रही होती है अरे नहीं ये तो बुरा हुआ, वो मुझे बंधक बना रही है। और फिर चांगवन गुस्से से उससे कहता है मेई क्या तुम ये बात जानती हो कि समय तुम क्या कर रही हो और तुम्हारी इतनी जरूरत की तुम उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत कर रही हो। और फिर मेई हंसते हुए कहती है क्या हुआ चांगव्यान, क्या अब तुम मुझे मार डालोगे? तुम्हें जो करना है तुम वो कर लो, मैं तुमसे नहीं डरती क्योंकि पहले ही लू जेल में है और जुएलिंग अब मुझे डिवोर्स देने जा रहा है और अब मुझे किसी भी चीज का कोई डर नहीं क्योंकि अब मैं पहले ही अपना सब कुछ खो चुकी हूँ और अब मैं वान बी को व्यक्तिगत रूप से मार सकती हूँ और इससे मुझे कोई पछतावा भी नहीं होगा। और वहीं वान बी की गर्दन पे एक छोटा सा कट लग जाता है और वान बी की नेक से खून बहता देख चांगव्यान चौंक जाता है और चिल्लाते हुए कहता है रुक जाओ मेई। और तभी वहाँ अचानक जुएलिंग आ जाता है और आते हुए कहता है मेई रुक जाओ प्लीज मिस वान बी को चोट मत पहुँचाओ। और मेई उसे वहाँ देख हैरानी से कहती है जुएलिंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब जुएलिंग कहता है मेई आखिरकार तुम ये सब क्यों कर रही हो? क्या ये सब डिवोर्स के कारण है? अगर ऐसा है तो मैं जीवन भर तुमको कभी तलाक नहीं दूंगा, बस तुम मिस वान बी को रिहा कर दो और हम दोनों घर चलते हैं। फिर मेई कहती है क्या जुएलिंग तुम सच कह रहे हो ना, कहीं तुम मुझे फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो? और वहीं यान मन में कह रही होती है मेई का अभी ध्यान दूसरी तरफ है, यही सही मौका है, बस अब मुझे तेजी से ये रस्सी काटनी होगी। और ये कहकर वो रस्सी काटने लगती है। और फिर जुएलिंग कहता है हाँ मेई मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा और आओ चलो घर वापस चलते हैं और घर पर अपनी बेटी के वापस आने का इंतजार करेंगे। फिर मेई कहती है जुएलिंग क्या तुम अपनी बेटी को जेल से बाहर निकाल लोगे? तब जुएलिंग कहता है नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, आखिरकार लू ने किसी को मारा है और मैं उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता और मेरा मतलब ये था कि लू जब तक अपनी सजा पूरी कर बाहर नहीं आ जाती तब तक हम उसका इंतजार करेंगे। ये सुन मेई गुस्सा हो जाती है और कहती है बकवास, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुमने अपनी बेटी को बचाने के बारे में कभी सोचा ही नहीं। और जुएलिंग तुम अपनी बेटी को बचाने के बजाय उस बीच चूचू की बेटी को बचाना चाहते हो, आखिरकार तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? और फिर जुएलिंग कहता है जैसे कि मुझे उम्मीद थी तुम पहले ही ये बात जानती हो कि वान बी चूचू की बेटी है। और फिर मेई कहती है तुम भी बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं दिख रहे, लगता है कि तुम पहले से इस बात को जानते थे है ना? तो फिर ठीक है, तो अब इस बिच को मरना ही होगा और अब मैं उसे वहाँ भेज दूंगी जहाँ वो बिच चूचू है। और ये कहकर वो वान बी को मारने के लिए आगे बढ़ती है। और वहीं ये सब देख जुएलिंग
जुइलिंग और चांगव्यान चौक जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं रुक जाओ। और तभी वान बई वो रस्सियों को काट लेती है और तुरंत उस जगह से हट जाती है और उसे हटता देख मई चौंकती हुई कहती है क्या। और फिर चांगव्यान आगे बढ़ते हुए कहता है वान बई क्या तुमने खुद ही वो रस्सियाँ काट ली, बहुत ही बढ़िया, और इस तरफ आ जाओ वान बई। तब वान बई कहती है हाँ। और तभी अचानक वान बई नीचे गिर जाती है और मन में कहती है अरे नहीं मेरा पैर सुन पड़ चुके हैं। और उसे गिरता देख चांगव्यान चौंकते हुए कहता है क्या हुआ वान बई। इसी चीज का मई फायदा उठाती है और फिर से वान बई की ओर आगे बढ़ती हुए कहती है तुम बीच आखिरकार तुम्हारी भागने की हिम्मत कैसी हुई, अब तुम हेल में जाओ। और वहीं जुइलिंग उसे आगे बढ़ता देख चौंक जाता है और वहीं चांगव्यान भी आगे बढ़ते हुए कहता है वान बई ध्यान से। और वहीं वान बई डर के मारे मन में कहने लगती है नहीं अब मैं इससे नहीं बच सकती। और मैं इतनी ज्यादा लापरवाह हो गई थी कि मुझे इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि मेरा पैर सुन पड़ चुका है। और मई डर के मारे कहती है जुइलिंग, और वो चाकू जुइलिंग को लग चुका होता है। और ये देख वान बई और चांगव्यान भी चौंक जाते हैं और कहते हैं मिस्टर जुइलिंग। और मई जुइलिंग को चाकू लगता देख कांपते हुए कहती है अरे नहीं नहीं जुइलिंग मेरा तुमको चोट पहुंचाने का इरादा बिल्कुल नहीं था। और फिर वान बई जुइलिंग के पास आकर उससे कहती है मिस्टर जुइलिंग क्या आप ठीक है। तब जुइलिंग कहता है मिस वान बई मुझे इस बात की खुशी है कि आप ठीक हो। तभी जुइलिंग बेहोश हो जाता है और चांगव्यान जुइलिंग को संभालते हुए कहता है घबराओ मत वान बई, चलो मिस्टर जुइलिंग को हॉस्पिटल ले चलते हैं। और फिर वो अपने गार्ड से कहता है इन सभी को पकड़ लो और यहाँ से ले चलो। तब वो गार्ड्स कहते हैं यस सर। और वहीं मई कांपते हुए रो रही होती है और कहती है जुइलिंग मैंने ये सब जानबूझकर बिल्कुल नहीं किया, मैं तो बस वान बई को मारना चाहती थी ना कि तुमको। और जुइलिंग तुम इस तरह मर नहीं सकते, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे और हम दोनों एक साथ घर जाएंगे। और फिर सीन शिफ्ट तरमेलू मेंशन दिखाया जाता है जहाँ सुयू वाइन पीती हुई कह रही होती है मैं तो अभी ये सोच रही हूँ कि इस वक्त वहाँ पर चल क्या रहा होगा और आंटी मई को गए हुए बहुत टाइम हो चुका है, तो मेरे ख्याल से आंटी मई ने उस बीच को अभी तक तो मार डाला होगा। और वैसे लू अभी जेल में है और आंटी मई वान बई को मारने के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और फिर उसके बाद चांगव्यान की वाइफ बनूंगी मैं और आंटी मई की सारी प्रॉपर्टीज मेरी हो जाएंगी। और फिर तभी फोन रिंग होने लगता है और फिर सुयू फोन देखते हुए कहती है अरे ये तो वो व्यक्ति है जिस व्यक्ति को मैंने आंटी मई पर नजर रखने को कहा था। और फिर वो कॉल उठाती है और कहती है हाँ कहो क्या खबर है और वहाँ पर सब कुछ कैसा चल रहा है, क्या उस बीच वान बई को मार दिया गया है। तब वो व्यक्ति कांपते हुए धीरे से कहता है नहीं मिस सुयू, मिस वान बई को मिस्टर चांगव्यान ने बचा लिया। ये सुनते ही सुयू चौंकती हुए खड़ी होती है और कहती है क्या वो अभी तक मरी नहीं, और आंटी मई के बारे में क्या, उन्होंने अभी तक वान बई को क्यों नहीं मारा। तब वो व्यक्ति कहता है मिस मई वान बई को मारने की कोशिश कर रही थी, तभी अचानक मिस्टर जुइलिंग वान बई के सामने आ गए और वो चाकू उनको लग गया। अब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है और मिस्टर चांगव्यान के बॉडीगार्ड मिस्टर मई को पकड़ के ले गए। और अब मिसिस सुयू हमें क्या करना चाहिए, अब चांगव्यान को पता चल जाएगा कि सबके पीछे हम लोग हैं। फिर सुयू कहती है शांत हो जाओ, हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है, आंटी मई ही थी जो वान बई को मारना चाहती थी और अब तुम घर चले जाओ, मैं कुछ देर में तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दूंगी। तुम ये बात अच्छी तरह से याद रखना कि इस किडनैपिंग से हमारा कुछ लेना देना नहीं है और अब चांगव्यान तुम्हारे पास नहीं आएगा क्योंकि तुमने वान बई के साथ कुछ नहीं किया है। तब वो व्यक्ति कहता है हाँ ठीक है मिस सुयू, मैं समझ गया और आपका शुक्रिया। फिर फोन कट हो जाता है और सुयू कहने लगती है सच में मई कितनी ज्यादा बेवकूफ है, उसने कहा था कि वो अपनी बेटी का बदला लेना चाहती है और मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि वो वान बई को मारने में विफल रही और यहाँ तक कि वो चांगव्यान से पकड़ी भी गई। और सुयू कह रही होती है चलो ठीक है जो हो गया सो हो गया, और वैसे भी इस मामले में मैं शामिल नहीं हूँ, हालांकि मैं अभी चांगव्यान से शादी नहीं कर पाऊंगी लेकिन फिर भी आंटी मई की संपत्ति पाने का मुझे एक मौका मिला है। और इसी वक्त रूम के बाहर एक मेड खड़ी हुई होती है जो कि सुयू की सारी बातें सुन लेती है और मन में कहने लगती है क्या मिसेस मई ने वान बई को मारने की कोशिश करी और इसी दौरान मिस्टर चांगव्यान ने उसे पकड़ लिया। और फिर सीन शिफ्ट तरह में हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ ऑपरेटिंग रूम के सामने चांगव्यान और वान बई खड़े हुए होते हैं और वान बई चांगव्यान से कह रही होती है चांगव्यान मिस्टर जुइलिंग ठीक हो जाएंगे ना, ये सब मेरी ही गलती है जो मिस्टर जुइलिंग को मेरी वजह से चोट लग गई। और फिर चांगव्यान वान बई को गले लगाते हुए कहता है नहीं वान बई ऐसा नहीं है, चिंता मत करो, और इस ऑपरेटिंग रूम के अंदर दुनिया के सबसे बेस्ट डॉक्टर है और वो निश्चित रूप से मिस्टर जुइलिंग को बचा लेंगे। और मिस्टर
मिस्टर ज्वेलिंग बहुत ही एक अच्छे इंसान है और मुझे पूरा यकीन है कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। तब वान बई कांपती हुई कहती है हाँ वो बस जल्दी ठीक हो जाए, और अगर मिस्टर ज्वेलिंग ने मुझे बचाने की कोशिश नहीं करी होती तो उनके साथ ऐसा नहीं होता, और अगर मिस्टर ज्वेलिंग के साथ कुछ भी बुरा हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। और फिर तभी ऑपरेटिंग रूम से डॉक्टर बाहर आते हुए कहता है बैड न्यूज, वो अभी क्रिटिकल सिचुएशन में है। ये सुन वान बई और चंगमियान चौंक जाते हैं और कहते क्या हुआ डॉक्टर। तब वो डॉक्टर कहता है क्या आप मिस्टर ज्वेलिंग की फैमिली है। तब चंगमियान कहता है हम एक दूसरे को काफी लंबे समय से जानते हैं और उनका परिवार किसी कारण यहाँ नहीं आ पाया, तो इसीलिए आप हमें बता सकते हैं कि क्या हुआ है। तब डॉक्टर कहता है उन्हें जल्द से जल्द खून की जरूरत है और हमारे पास ब्लड ग्रुप ए की कमी है। और फिर वो दोनों एक साथ कहते हैं मेरा ब्लड ग्रुप ए है और आप हमारे खून का इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर डॉक्टर कहता है तो फिर ठीक है आइए मेरे पीछे। फिर तभी चंगमियान वान बई को रोकते हुए कहता है रुक जाओ वान बई, तुम मिस्टर ज्वेलिंग को खून नहीं दे सकती। ये सुन वान बई हैरानी से कहती है पर क्यों। फिर चंगमियान कहता है तुमको चोट पहुंची हुई है और खून देने के लिए तुम अभी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। फिर वान बई कहती है बकवास करना बंद करो चंगमियान, और मिस्टर ज्वेलिंग मेरी वजह से ही खतरे में है और इसीलिए मुझे उन्हें खून देना ही होगा, और खून देने से मैं मर नहीं जाऊंगी चंगमियान। और फिर वान बई अपना हाथ छुड़ाती हुए कहती है चलिए डॉक्टर। डॉक्टर कहता है हाँ ठीक है जल्दी करो। और फिर वो मन में कहने लगता है मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि ये कपल इस वक्त भी एक दूसरे को प्यार कर रहा है। और फिर चंगमियान कहता है नहीं वान बई मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था, तुम ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारी मिस्टर ज्वेलिंग की बायोलॉजिकल डॉटर होने की ज्यादा संभावना है। ये सुन वान बई चौंकती हुई कहती है क्या। और फिर डॉक्टर कहता है क्या बायोलॉजिकल डॉटर, तो फिर आप उन्हें खून नहीं दे सकती। अगर पेशेंट को अपने ही परिवार के सदस्य से खून मिलता है तो इससे ट्रांसफ्यूजन फेल हो सकता है और इससे पेशेंट की जान को खतरा भी हो सकता है, इसीलिए हम आपका खून उन्हें नहीं चढ़ा सकते। और मिस्टर चंगमियान आप चलिए हमारे साथ। और वान बई चेयर पर बैठ के मन में कह रही होती है मैं अचानक से मिस्टर ज्वेलिंग की बेटी कैसे हो सकती हूँ, क्या मैं सच में उनके परिवार की सदस्य हूँ। और तभी वहाँ चंगमियान खून डोनेट कर आ जाता है और कहता है वान बई। और फिर वान बई चंगमियान के पास आकर कहती है चंगमियान क्या तुम्हारा खून काफी होगा या फिर मैं जाऊँ। और फिर तभी उसे याद आता है और मन में कहती है अरे नहीं वो मेरे खून का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और फिर चंगमियान कहता है चिंता मत करो वान बई, मिस्टर ज्वेलिंग को बचाने के लिए इतना खून काफी होगा। और वान बई मैं ये बात यकीन से नहीं कह सकता कि तुम सच में मिस्टर ज्वेलिंग की बेटी ही हो, और इसलिए मैं तुम्हारा डीएनए टेस्ट कराने के बाद तुमको ये बात बताने वाला था, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि अचानक ये सब हो जाएगा और तुमको इस बारे में मुझे बताना पड़ेगा। और फिर वान बई हैरानी से कहती है चंगमियान तुमको इस बारे में कब पता चला कि मिस्टर ज्वेलिंग मेरे बायोलॉजिकल डैड हो सकते हैं। तब चंगमियान कहता है ये सब याओ के कारण है। लू के जेल चले जाने के बाद याओ ने मुझे बताया कि तुम उसके डैड की जैविक बेटी नहीं हो, और फिर इसलिए मैंने फेंग से कहा कि उन लोगों के बारे में पता लगाओ जो कि तुम्हारी मॉम के करीब थे। और इसी तरह तुम्हारी मॉम और मिस्टर ज्वेलिंग की बीच की कहानी का मुझे पता चला। और हालांकि तुमने अभी तक अपना प्रेटिनिटी टेस्ट नहीं कराया है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मिस्टर ज्वेलिंग की तुम्हारे डैड होने की ज्यादा संभावना है। फिर यान रोती हुई कांपने लगती है और कहती है और इसीलिए इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जब भी मैं मिस्टर ज्वेलिंग को देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि वो मेरे परिवार के सदस्य है, और आखिरकार अंत में मेरी ही वजह से उन्हें दुख पहुंचा। और अभी इस समय वो अपने घर पर आराम कर रहे होते, लेकिन मेरी वजह से उन्हें इस हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा और अब वो मौत से जूझ रहे हैं। और फिर चंगमियान कहता है वान बई ये सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम अपने आप को दोष देना बंद करो, ये सब के पीछे तो वो मई है और ये सब उसकी गलती है। बस एक बार मिस्टर ज्वेलिंग खतरे से बाहर आ जाए और फिर मैं मई से अच्छी तरह से निपटूंगा और उसने जो कुछ भी किया है उसको उसकी अच्छी तरह से सजा दूंगा। फिर वान बई कहती है हाँ ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ वहाँ चलूंगी। और फिर तभी डॉक्टर ऑपरेटिंग रूम से बाहर आते हुए कहता है सर्जरी सक्सेसफुल रही और अब आप लोग निश्चिंत हो जाइए, हम जल्द ही मिस्टर ज्वेलिंग को एक दूसरे वार्ड में ट्रांसफर करेंगे। ये सुन वान बई कहती है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आपका शुक्रिया डॉक्टर। चंगमियान तुमने सुना ना मिस्टर ज्वेलिंग अब खतरे से बाहर है। और फिर चंगमियान वान बई की सर पर हाथ रखते हुए कहता है वान बई मैंने तुमसे कहा था ना कि मिस्टर ज्वेलिंग जल्दी ही ठीक हो जाएंगे क्योंकि वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति है और अब तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तब वान बई कहती है हाँ। और फिर सीन शिफ्ट होकर वो दोनों हमें इंट्रोगेशन रूम के बाहर दिखाए जाते हैं जहाँ चंगमियान वान बई से कह रहा होता है वान बई तुम यहीं पर मेरा इंतजार क्यों नहीं करती, मैं अंदर जाऊंगा
जाऊंगा और मई से पूछताछ करूंगा। और चांगम्यान परेशान होती हुए मन में कह रहा होता है। वान बाई बाल बाल बच गई और फिर भी उसने बिना ब्रेक लिए वो यहाँ पर आ गई मई को देखने के लिए। फिर वान बाई कहती है, नहीं चांगम्यान, जब हम लोग उस वेयर हाउस में थे, जब मई ने मेरी मॉम के बारे में जिक्र किया था, और मुझे पूरा यकीन है कि मई को या मेरी मॉम के बारे में कुछ पता होगा या फिर जरूर वो मेरी मॉम के बारे में कुछ जानती होंगी, तो इसीलिए इसका पता लगाने के लिए मुझे अंदर जाना ही होगा। और भले ही वो मुझे इस बारे में ना बताए कि उसने मेरी किडनैपिंग क्यों की है, लेकिन मुझे इस बारे में पता लगाना ही होगा कि उस समय मेरी मॉम के साथ क्या हुआ था। फिर चांगम्यान कहता है, तो फिर ठीक है वान बाई, चलो एक साथ अंदर चलते हैं, लेकिन तुम अपने यहाँ पर ज्यादा दबाव मत डालना। अगर तुमको अच्छा महसूस ना हो तो तुम मुझे बता देना। और फिर वो मन में कहने लगता है, आज वान बाई के साथ बहुत सी चीजें घटी हुई है और इस वक्त उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होगा, तो अब मुझे उसका बहुत ही अच्छी तरह से ख्याल रखना होगा। और फिर वान बाई कहती है, चिंता मत करो चांगम्यान, मैं ठीक हूँ और चलो अंदर चलते हैं। और फिर वो दोनों अंदर एंटर होते हैं और मई चिल्लाते हुए कहती है, तुम लोग मुझे यहाँ से जाने दो। तब चांगम्यान कहता है, तुमको जिंदगी भर यहीं रहना है। और वान बाई को वहाँ देख मई चिल्लाती हुई कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और जाने दो मुझे, एक मिनट रुको, इस वक्त जुइलिंग की तबीयत कैसी है बताओ मुझे, कुछ तो कहो, तुम लोग मुझे बता क्यों नहीं रहे हो कि उसकी तबीयत अभी कैसी है, वो बच गया ना। और फिर वान बाई कहती है, तुम उसकी सिचुएशन अच्छी तरह से जानती हो और आखिरकार तुम ही वो पर्सन हो जिसने उसको चाकू मारा है। फिर मई डरती हुई कहती है, मैं ही हूँ जिसने जुइलिंग का खून बहाया। फिर वान बाई कहती है, मई तुम्हारी वजह से वो लगभग मर ही चुका था और तुमने कुछ भी नहीं किया सिवाय चिल्लाने के, और मई क्या बिल्कुल भी तुमको दोषी महसूस नहीं होता। उसकी ये बातें सुन मई चिल्लाती हुई कहती है, क्या वो लगभग मर गया था? नहीं, ये बात नहीं है। पहली बात तो ये कि मैं जुइलिंग को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, और वान बाई ये सब तुम्हारी ही गलती है। अगर तुम भागने की कोशिश नहीं करती तो ना ही जुइलिंग तुमको बचाने के लिए बीच में आता और ना ही उसे चाकू लगता, ये सब तुम्हारी ही गलती है। और फिर वान बाई कहती है, मुझे सचमुच मिस्टर जुइलिंग के लिए दुख है और वो सच में बहुत ही ज्यादा ईमानदार व्यक्ति है, और ठीक इसके उलट उनकी वाइफ एक दुष्ट महिला है। फिर मई कहती है, क्या दुष्ट? नहीं, तुम गलत हो, मैं तो बहुत ही ज्यादा दयालु हूँ। अगर मैं सच में दुष्ट होती तो मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम के साथ ही कब की नर्क भेज चुकी होती। उसकी ये बातें सुन वान बाई चौंकती हुई कहती है, क्या तुमने मेरी मॉम को मार डाला? और उसकी ये बातें सुन चांगम्यान भी गुस्सा होती हुई कहता है, तुमने वान बाई की मॉम के साथ क्या किया, हमें सब कुछ बताओ। मई कहती है, अच्छा तो तुम ये बात जानना चाहते हो, तो ठीक है, मैं तुमको इस बार में बताती हूँ, लेकिन उससे पहले तुमको मुझे जुइलिंग को देखने देना होगा। तभी वान बाई कहती है, इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। और फिर मई कहती है, अच्छा तो ये बात है, तो फिर ठीक है, जब तक तुम मुझे जुइलिंग की सिचुएशन के बारे में नहीं बताऊंगी तब तक मैं भी तुमको तुम्हारी मॉम के बारे में नहीं बताऊंगी। वान बाई चांगम्यान से कहती है, चांगम्यान तुम्हारे इस बारे में क्या ख्याल है? तब चांगम्यान कहता है, वान बाई मिस्टर जुइलिंग के बारे में उसे बता दो, क्योंकि वो अभी भी मिस्टर जुइलिंग की वाइफ है। और फिर वान बाई कहती है, मिस्टर जुइलिंग अभी भी ऑपरेशन रूम में है और वो अभी बहुत ही ज्यादा कमजोर है। फिर मई कहती है, इसका ये मतलब है ना कि वो जिंदा रहेगा और वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा, है ना? तब वान बाई कहती है, हाँ, डॉक्टर ने कहा है कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। अब मई, मैंने तुमको मिस्टर जुइलिंग के बारे में बता दिया है, तो अब तुम मुझे अपनी मॉम के बारे में बताओ कि तुमने उनके साथ क्या किया। फिर मई कहती है, मेरे हाथ बंधे हुए हैं और इससे मुझे बहुत ही ज्यादा असहाय महसूस हो रहा है, तो प्लीज तुम इस रस्सी को खोल दो। फिर चांगम्यान कहता है, ठीक है, खोल दो उसकी रस्सी। फिर एक बॉडी गार्ड उसकी रस्सी खोलते हुए कहता है, यस सर। फिर मई कहती है, अब मैं अच्छी तरह से तुमको बताऊंगी कि तुम्हारी मॉम के साथ क्या हुआ। और अब बताओ वान बाई, मैं कहाँ से शुरू करूँ? क्या तुम ये जानना चाहती हो कि तुम्हारी मॉम की हत्या कैसी हुई? ये बातें सुन वान बाई कांपती हुई कहती है, क्या सच में तुमने ही मेरी मॉम को मारा था? अब मई कहती है, नहीं, वो मैं नहीं थी, तुम्हारी मॉम की हत्या किसी और कारण से हुई है। और फिर वो वान बाई को इशारा करती है अपने पास आने के लिए। फिर वान बाई उसके नजदीक जाकर उससे कहती है, बताओ। तब मई उससे कहती है, तुम्हारी मॉम मर गई क्योंकि उसे किसी के पति को बेवकूफ बनाने में शर्म महसूस हुई, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। और ये कहती हुए वो हंसने लगती है। ये सुन वान बाई चौंकती हुई कहती है, क्या? और फिर चांगम्यान चिल्लाते हुए कहता है, मई, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमें बेवकूफ बनाने की? फिर मई कहती है, मैं सच बोल रही हूँ, और तो और उस व्यक्ति से उसकी माँ प्रेग्नेंट भी हो गई थी, और फिर उसने किसी योंगाई नामक एक व्यक्ति से शादी कर ली, और सच में वो एक बिच थी। और फिर तभी चांगम्यान उसका गला पकड़ते हुए कहता है, चुप हो जाओ। और मई, क्या मैंने तुमसे ये पूछा था? वहीं मई कांपने लगती है। और फिर वान बाई कहती है, चांगम्यान तुम अपने हाथ गंदे मत करो। फिर चांगम्यान मई को थप्पड़ मार देता है, जिससे मई नीचे गिर
जाती है और फिर वो खड़ी होती हुई कहती है मार सको तो मार डालो, मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी कि तुम्हारी मॉम के साथ क्या हुआ था। तुमको जिंदगी भर ये बात तड़पाएंगी कि तुम्हारी मॉम के साथ आखिरकार हुआ क्या था। फिर चंगवन गुस्से से कहता है ऐसा लगता है कि तुम सच में मरने के लिए तैयार हो और मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी ही तरह तुम्हारी बेटी भी इतनी हिम्मत वाली होंगी। उसकी ये बातें सुन में चौंकती हुई कहती है क्या तुम्हारा कहने का मतलब क्या है चंगवन, आखिरकार तुम मेरी बेटी के साथ क्या करने वाले हो। और वहीं चंगवन आगे बढ़ती हुई कहता है चलो वन बाई चलते हैं। और वहीं पीछे मई कांपती हुई कहती है चंगवन वहीं रुक जाओ, आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। लेकिन चंगवन उसकी एक नहीं सुनता और वन बाई और चंगवन वहाँ से चले जाते हैं। और वहीं मई कह रही होती है तुम मेरी बेटी को नहीं मार सकते, अगर तुमने उसे छूने की हिम्मत भी करी तो मैं कसम खाती हूँ। और तभी कोई गेट बंद कर देता है। वन बाई चंगवन से कह रही होती है चंगवन तुम लू को चोट नहीं पहुँचाओगे है ना। तब चंगवन कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा, इसमें उसकी बेटी की कोई गलती नहीं है और मैं तो बस मई को डरा रहा था। तब वन बाई कहती है अच्छा, लेकिन मुझे इस बात का डर है कि मैं ये बात जानती है कि हम उसे आजाद नहीं करेंगे और वो हमें ये खुद भी ये बात नहीं बताएंगी कि आखिरकार उस साल क्या हुआ था। फिर चंगवन कहता है मेरे पास एक रास्ता है, लेकिन इसके लिए मुझे मिस्टर ज्वेलिंग की जरूरत पड़ेगी। फिर वन बाई खुश होती हुई कहती है क्या मिस्टर ज्वेलिंग को होश आ गया। तब चंगवन कहता है हाँ मुझे अभी अभी खबर मिली है कि वो जाग चुके हैं और चलो हॉस्पिटल चलते हैं वन बाई। और फिर वन बाई मन में कहने लगती है मैं मिस्टर ज्वेलिंग से मिलने जा रही हूँ, वो भी व्यक्तिगत रूप से। और फिर सीन शिफ्ट होकर वो दोनों हमें हॉस्पिटल में दिखाए जाते हैं जहाँ डॉक्टर कह रहा होता है पेशेंट अभी अभी कोमा से बाहर आए हैं, तो प्लीज इस बात का ध्यान रखना कि उनके मूड में ज्यादा उतार चढ़ाव ना आए और आप लोग उनसे ज्यादा बातें ना करें। फिर चंगवन कहता है हाँ ठीक है डॉक्टर आपका शुक्रिया। फिर डॉक्टर कहते हैं यू आर वेलकम मिस्टर चंगवन, और अगर आपको कोई भी मुझसे क्वेश्चन पूछना हो तो आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। और ठीक है अब मैं चलता हूँ। और फिर वो डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। और वहीं वन बाई मिस्टर ज्वेलिंग को देखते हुए मन में कह रही होती है मिस्टर ज्वेलिंग मेरे बायोलॉजिकल डैड है, इसका ये मतलब है कि जब मेरी मॉम ने उनको छोड़ा था तब वो प्रेग्नेंट थी। लेकिन अभी भी मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि मेरी मॉम ने उन्हें क्यों छोड़ा और क्या ऐसा हो सकता है कि उनके साथ कुछ हुआ हो। और फिर चंगवन कहता है मिस्टर ज्वेलिंग अब आप कैसा महसूस कर रहे हो। तब वो कहते हैं मैं अभी ठीक हूँ, बस थोड़ा कमजोर सा महसूस हो रहा है। और क्या मिस वन बाई आप ठीक है, मुझे आशा है कि आपको चोट नहीं लगी होंगी। फिर वन बाई कहती है हाँ बिल्कुल मुझे कोई चोट नहीं लगी है, आपका शुक्रिया मिस्टर ज्वेलिंग। और आखिरकार आप मुझे बचाने के लिए इतने बेचैन क्यों थे, क्या ये सब मेरी मॉम की वजह से है। तब ज्वेलिंग कहता है दरअसल बात ये है कि उस समय मैंने ज्यादा कुछ नहीं सोचा, बस मुझे तुम्हें बचाना था इसलिए मैं तुरंत तुम्हारे सामने आ गया। और मुझे इस बात की खुशी है कि तुम ठीक हो, और अगर तुमको चोट लग जाती तो मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारी मॉम को क्या जवाब देता। उनकी ये बातें सुन वन बाई मन में कहने लगती है क्या वो अभी अभी कोमा से बाहर आए हैं इसलिए वो ऐसा रिएक्शन दे रहे हैं। और फिर वो उनसे कहती है मिस्टर ज्वेलिंग मैं हमेशा से आपसे एक सवाल पूछना चाहती थी, क्या आपने इस बारे में कभी सोचा है कि मेरी मॉम ने आपको क्यों छोड़ दिया। अब वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं एक पल भी उसके बारे में ना सोचूं। मुझे लगता है कि जरूर मैंने ऐसा कुछ गलत कर दिया होगा जिससे वो मुझसे नाराज हो गई होंगी और उसने मुझे छोड़ दिया। चंगवन मिस्टर ज्वेलिंग से कह रहा होता है मिस्टर ज्वेलिंग मुझे नहीं लगता कि इस सवाल का जवाब इतना भी सरल है जितना आप सोच रहे हैं, और खास करके लिए एक प्रेग्नेंट महिला के लिए जो कि वन बाई की मॉम है। और मुझे नहीं लगता था कि वो इतनी आसानी से आपको छोड़ देती, जरूर इसके पीछे कुछ कारण होगा। फिर ज्वेलिंग कहता है मुझे पता है लेकिन मैं किसी और के बारे में नहीं सोच सकता। रुको तुमने कहा कि वो प्रेग्नेंट थी। फिर चंगवन कहता है हाँ वन बाई की मॉम प्रेग्नेंट थी जब उन्होंने आपको छोड़ा। मिस्टर ज्वेलिंग चौंकते हुए कहते हैं क्या प्रेग्नेंट वन बाई। अब चंगवन कहता है हाँ वन बाई आपकी बायोलॉजिकल बेटी है और ये रहे टेस्ट की रिपोर्ट। और फिर ज्वेलिंग उस रिपोर्ट को देखता है और कांपते हुए कहने लगता है और इसीलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, जब मैंने वन बाई को पहली बार देखा था तो मुझे ऐसा लगा था कि वो चूचू जैसी दिखती है। और इसी के साथ साथ इसमें भी कोई शक की बात नहीं है कि इसीलिए मुझे हमेशा से लगता था कि वन बाई मेरे बहुत ही ज्यादा करीब है। तो इसका मतलब ये है कि वन बाई तुम मेरी बेटी हो। और फिर तभी गेट के पास साउंड आता है और चंगवन वो आवाज सुन चौंक जाता है और आगे बढ़ते हुए कहता है रुको मैं जाकर देखता हूँ। और फिर वो जाकर गेट खोलता है और इधर उधर देखते हुए कहता है यहाँ पर तो कोई नहीं है, ये तो बहुत ही अजीब बात है। और फिर हमको सुयू दिखाई जाती है जो कि मन में कह रही होती है
है। तो बस यहाँ हॉस्पिटल ये देखने आई थी कि अंकल की डेथ हो चुकी है या नहीं, लेकिन मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि अंकल की बेटी 1/2 निकलेंगी। आखिरकार ये सब चल क्या रहा है, और क्या आंटी को इसके बारे में पहले से ही पता था, और क्या मेरी मॉम को भी इसके बारे में पता था? मुझे तुरंत उनके पास जाना चाहिए और जाकर उनसे इस बारे में पूछना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ चंगमिन कह रहा होता है, मुझे लगता है कि जरूर किसी पेशेंट ने गलती से शोर मचा दिया होगा। और वहीं जुलिंग कांपते हुए कह रहा होता है, मेरी प्यारी बेटी 1/2 मुझे माफ करना, जो मेरी वजह से तुम्हारी मॉम और तुमने बहुत ज्यादा दुख झेला। फिर 1/2 कहती है, प्लीज आप आराम से लेट जाइए, नहीं तो आपके घाव और भी उभर जाएंगे। और फिर जुलिंग निराश होती हुए कहते हैं, 1/2 क्या तुम मुझे दोषी मानती हो? तुमको निश्चित रूप से ऐसा करने का पूरा अधिकार है और तुमको मुझे दोषी मानना ही चाहिए, ये सब मेरी ही गलती है। फिर 1/2 कहती है, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। और फिर चंगमियान कहता है, मिस्टर जुलिंग परेशान मत होइए, 1/2 का वो मतलब बिल्कुल नहीं था, और बात बस इतनी सी है कि इतने सालों से वो आपके बिना रही है, तो इसीलिए उसे ये सब में ढलने के लिए थोड़ा समय दीजिए। और फिर जुलिंग कहता है, मुझे माफ करना 1/2, मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। और फिर चंगवन कहता है, मिस्टर जुलिंग आज हम आपसे यहाँ मिलने के लिए आए हैं, और 1/2 को आपके सामने प्रस्तुत करने के अलावा यहाँ पर एक और बात है। हम बस ये पता लगाना चाहते हैं कि आखिरकार 1/2 की मॉम की डेथ कैसी हुई, इसका पता लगाना। चंगमियान की ये बातें सुन जुलिंग चौंकते हुए कहता है, क्या तुम्हारा मतलब है कि चूचू की किसी ने हत्या कर दी है? और चंगमियान जुलिंग से कह रहा होता है, मिस्टर जुलिंग क्या आपको याद है जब मेई 1/2 को मारने की कोशिश कर रही थी तो उसने क्या कहा था? तब जुलिंग याद करते हुए कहता है, उसने कहा था कि वो 1/2 को भी वहीं भेज देंगी जहाँ उसने चूचू को भेजा। तो क्या इसका ये मतलब है कि उसने चूचू को मार डाला? फिर 1/2 कहती है, मई ने कई बार मेरी मॉम का जिक्र किया है, और जब भी उसने मुझ पर वार किया है वो प्रतिशोध से भरी हुई रहती थी। भले ही उसने मेरी मॉम को ना मारा हो, लेकिन इसमें जरूर उसका कुछ लेना देना है। और फिर चंगमियान कहता है, और मुझे तो यहाँ तक शक है कि 1/2 की मॉम का आपको छोड़ने के पीछे जरूर मेई का हाथ है, लेकिन अभी भी ये सब हमारा अनुमान है, और हमने उससे पूछताछ की लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। और चंगमियान की ये बातें सुनते ही जुलिंग तुरंत बेड से उतरते हुए कहता है, क्या सच में उसने ये सब किया है? वो कहाँ है? जल्दी से मुझे उसके पास ले चलो, मैं उससे बात करूंगा। और तभी चंगमियान उन्हें रोकते हुए कहता है, मिस्टर जुलिंग आप अभी ठीक नहीं हुए हैं, तो प्लीज आप बेड पर ही रहिए। और इसके अलावा 1/2 की मॉम के प्रति मेई की नफरत बहुत ही ज्यादा गहरी है, अगर आप भी जाकर उससे पूछोगे तब भी वो कुछ नहीं बताएंगी। और फिर जुलिंग कहता है, अभी अभी तुमने कहा था कि मैं तुम्हारी मदद करूं, क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे मैं उससे बात कर सकूं? तब चंगवन कहता है, हाँ, और मुझे आपकी मदद की जरूरत है। और फिर सीन शिफ्ट में लू मेंशन में सुयू का रूम दिखाया जाता है, जहाँ सुयू अपनी मॉम से कह रही होती है, मॉम क्या आप और आंटी पहले से ये बात जानते थे कि 1/2 अंकल की बायोलॉजिकल बेटी है, और फिर आप लोगों ने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? फिर उसकी मॉम कहती है, सुयू अपनी आवाज धीरे रखो, कोई तुम्हारी बात सुन लेगा, और इसके अलावा क्या मैंने तुमको ये बात पहले कभी नहीं बताई? फिर सुयू कहती है, नहीं मॉम, और इसके अलावा आपने मुझसे और क्या क्या छुपा के रखा हुआ है, और अब आंटी मेई को चंगमियान ने पकड़ लिया है, और बहुत देर हो जाए उससे पहले आप मुझे सब कुछ बता दीजिए जो भी आप जानती हो। और फिर उसकी मॉम कहती है, दरअसल 1/2 की मॉम की मृत्यु से हम लोग भी जुड़े हुए हैं। ये सुन सुयू थोड़ी चौंक जाती है और हैरानी से कहती है, क्या तुमने उसे मार डाला? तब उसकी मॉम उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, तुम्हारी आंटी और मैंने मिलकर उसे मारा है, और अब तुम्हारी आंटी को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो क्या इसका मतलब ये है कि अगली बारी मेरी है? और फिर सुयू अपना हाथ झटकते हुए कहती है, अब तुम घबरा रही हो, अगर तुमने ये बात मुझे पहले बताई होती तो मैं आंटी मेई को 1/2 की किडनैपिंग करने से रोक लेती, और तब ना ही वो चंगमियान से पकड़ी जाती। फिर उसकी मॉम कहती है, मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये सब हो जाएगा, और प्लीज सुयू मेरे लिए कुछ करो, और तुम ये नहीं चाहूंगी ना कि तुम्हारी मॉम चंगमियान से पकड़ी जाए। अब सुयू कहती है, तुम चिंता मत करो, तुम मेरी मॉम हो और मैं चुप नहीं बैठूंगी, और मैं आंटी के लिए कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि हम दोनों ये बात जानते हैं कि चंगमियान बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, और अब उसने आंटी को पकड़ लिया है, और अब हम आंटी को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते। उसकी ये बातें सुन वो कांपती हुई कहती है, क्या इसका ये मतलब है कि तुम्हारी आंटी अब बर्बाद हो गई है? और सुयू, अगर तुम्हारी आंटी को बाहर नहीं निकाला गया तो निश्चित रूप से चंगमियान मेरे तक भी पहुंच जाएगा। और मॉम की बातें सुन सुयू उससे कहती है, ऐसा मत कहो मॉम, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हालांकि हम आंटी मेई को नहीं बचा सकते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम आंटी मेई को आपके बारे में खुलासा करने से नहीं रोक सकते। फिर मॉम हैरानी से कहती है, क्या सुयू तुम्हारा मतलब ये
ये है कि हम तुम्हारी आंटी को मनाने की कोशिश करेंगे कि वो ये सब में मुझे शामिल ना करे। हाँ, ये सही रहेगा। फिर सुयू कहती है नहीं, हम हमारा जीवन किसी और के हाथ में कैसे सौंप सकते हैं, और मेरा मतलब ये था कि मुर्दे नहीं बोला करते। इसकी बातें सुन मॉम चौंकती हुई कहती है क्या तुम अपनी आंटी को मारना चाहती हो? नहीं, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, आखिरकार वो मेरी बहन है और मैं ऐसा नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं। फिर सुयू कहती है मॉम अगर आप ऐसा नहीं करती है तो आंटी मेई की तरह ही आप समाप्त हो जाओगी, और जब चांगमियान को इस बारे में पता चलेगा कि यान की मॉम में आपका भी हाथ है तो सोचिए क्या होगा। और इसके अलावा मॉम आपको दोषी महसूस करने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी चांगमियान अब आंटी मेई को नहीं जाने देगा, और अगर हम चाहे ऐसा नहीं भी करते हैं तब भी आंटी मेई अब बर्बाद हो चुकी है। फिर मॉम डरती हुई कहती है लेकिन वो मेरी प्यारी बहन है। फिर सुयू कहती है तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जब चांगमियान उनसे पूछताछ करेगा तो वो क्या आपको अपनी बहन की तरह मानेंगी और अपनी मृत्यु तक आपका जिक्र नहीं करेंगी? फिर उसकी मॉम गुस्से से कहती है वो मेरी बहन है और मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ, और जब तक उसकी जीवित रहने की संभावना है तब तक वो मेरा जिक्र नहीं करेंगी। और हाँ, इस सिचुएशन में हमें दोषी महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर सीन शिफ्ट उत्तर में इंट्रोगेशन रूम दिखाया जाता है जहाँ मेई कह रही होती है चांगमियान तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया? मैं तुमसे ये कह रही हूँ अगर तुमने मेरी बेटी पर उंगली उठाने की हिम्मत भी करी तो तुम मुझसे चूचू के बारे में कुछ पता नहीं लगा पाओगे। और फिर चांगमियान कहता है अगर ये मिस्टर जुलिंग के खातिर नहीं होता तो अभी अभी जो तुमने वानबेई की मॉम के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, अगर वो ना होते तो तब तुम ऐसा कहने की हिम्मत भी नहीं कर पाती। उसकी बातें सुन मेई कहती है क्या जुलिंग के खातिर? क्या उसे डॉक्टर द्वारा बचा लिया गया है, और क्या वो जाग गया, और क्या उसने मेरा जिक्र किया है? और फिर वानबेई कहती है फिर कभी वो तुम्हारे बारे में जिक्र नहीं करेंगे। ये सुन मेई कहती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? अब वानबेई कहती है वो चले गए हैं। ये सुन मेई चौंकती हुई कहती है चला गया? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, कहाँ गया वो? फिर वानबेई टेबल पर हाथ पटकती हुई कहती है चले गए से मेरा मतलब ये है कि वो उनकी मृत्यु हो चुकी है, और जो तुमने उनको चाकू मारा था इस कारण वो मर गए। और क्या तुमको ये बात समझ में नहीं आ रही है? क्या मुझे तुम्हें और अच्छी तरह से समझाना होगा? और फिर मेई घबराती हुई कहती है क्या कोई रास्ता नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो इस तरह नहीं मर सकता। और फिर वानबेई उसके सामने 2 फोटो फेंकती है, और मेई उस फोटो को देखती हुई कहती है ये क्या है? और वो फोटो जुलिंग की होती है। और फिर चांगमियान उससे कहता है डॉक्टर ने 10 घंटे से भी ज्यादा उनका ट्रीटमेंट किया और उन्हें बचाने की कोशिश करी, लेकिन आखिरकार हम उन्हें नहीं बचा पाए, और अब मिस्टर जुलिंग की डेड बॉडी को शव गृह भेज दिया गया है, और अब हमें तुम्हारे इस डॉक्यूमेंट पर साइन चाहिए। और फिर मेई कहती है नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर तुम लोग मुझे झूठ बोलकर झांसा देने की कोशिश कर रहे हो। फिर चांगमियान कहता है मेई तुम ये सोच सकती हो कि हम तुमसे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन तब भी तुमको इस डॉक्यूमेंट पर साइन करना ही होगा ताकि हम मिस्टर जुलिंग की बॉडी का अंतिम संस्कार कर सके। फिर वानबेई कहती है बस मेई तुम इस डॉक्यूमेंट पर साइन कर दो ताकि मैं मिस्टर जुलिंग और मेरी मॉम को एक साथ दफन कर सकूं। उसकी ये बातें सुन मेई चौंक जाती है और चिल्लाते हुए कहती है क्या तुम्हारी मॉम? तो क्या वो हमेशा से ही उस बिच से प्यार करता था और अब तुम उसे उसके बाजू में दफनाना चाहती हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर वो मर भी गया है तब भी वो उस बिच के साथ कभी नहीं रहेगा। मेई की ये सब बातें सुनते ही वानबेई खड़ी हो जाती है और चिल्लाती हुई कहती है मेई बस चुप हो जाओ और मेरी मॉम को अपमानित करना बंद करो। और फिर चांगमियान कहता है क्योंकि मेई तुम इस डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं कर रही हो तो तुम मुझे इस डॉक्यूमेंट पर साइन करने दो। और जहाँ तक तुम्हारी बात है हमें इसकी परवाह नहीं है कि तुमने अतीत में क्या किया है, और अब हम खुद ही जाकर मिस्टर जुलिंग का फ्यूनरल करेंगे। और फिर चांगमियान कहता है चलो वानबेई यहाँ से चलते हैं। और वहीं मेई चिल्लाती हुई कह रही होती है तुमको उस बीच को जुलिंग के साथ दफनाने की अनुमति बिल्कुल नहीं है, और उस बीच के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं और अब वो जुलिंग के साथ दफनाने जाने लायक नहीं है। और फिर वानबेई पीछे घूमती हुई कहती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? आखिरकार तुमने मेरी मॉम के साथ क्या किया? और फिर चांगमियान कहता है वानबेई चलो चलते हैं, और वैसे भी वो मरने वाली है तो इसलिए वो झूठ बोल रही होंगी, उसकी बातों पर ध्यान मत दो। और फिर मेई हंसती हुई कहने लगती है आखिरकार मैं उससे झूठ क्यों बोलूंगी, और वैसे भी अब जुलिंग जा चुका है और अब मैं उसे ये बात बताने के लिए और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती कि उस बीच की कितनी ज्यादा दयनीय मृत्यु हुई। और जब मुझे उसकी छुपने की जगह मिल गई तो मैंने जाकर उसे जमीन पर पटक दिया, और फिर उसने लड़ने की कोशिश करी, और फिर मैंने इसीलिए एक गुंडे के ग्रुप को बुलाया मेरी मदद के लिए। और वैसे भी क्या उसे व्यक्तियों को रिझाना पसंद नहीं
नहीं था क्या, और क्या वो किसी और की रखेल बनने की कोशिश कर रही थी। तो फिर मैंने इसीलिए कई सारे व्यक्तियों को उसके पास भेजा, लेकिन इसी दौरान उस बिच को समझ में आ चुका था कि उसके साथ क्या होने वाला है, तो इसीलिए वो तुरंत खिड़की से कूद गई। और सच में वो सीन बहुत ही ज्यादा डरावना था, और मैं जब भी उस चीज को याद करती हूँ तो मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ। और उस बीच ने 6वीं मंजिल से कूदकर खुद के टुकड़े टुकड़े करवा लिए। और गाइस इसी के साथ एपिसोड नंबर 330 यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।